देयर हैज टू कम आउट द पाकिस्तान स्टोरी, नॉट द प्रोलिफरेशन स्टोरी। ये स्टोरी है, सबसे बड़ी स्टोरी यही है कि ये सब कुछ के रोकने के बावजूद आपने कैसे कर लिया। मिड 60s तक जो थे, ये एक बहुत क्रिटिकल पीरियड था जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पॉलिटिकल फादर ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब इज अनडाउटेडली जुल्फ़िकार अली भुट्टो। IH उस्मानी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन थे उस पीरियड पूरे 1960s में, एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम। AQ खान ना होता अगर ये पॉलिसी ना होती। अब्दुल सलाम का बुनियादी तौर पर जाना इसलिए था कि उनको एज इक्वल सिटीजन ट्रीट नहीं किया जा रहा, और ये हमारे मुल्क की ट्रेजेडी है। What was so important about the nuclear program that you were prepared to make your people eat grass? Why? Why was that important? कबीर खान का नाम जो है वो दोनों वे से लिया जाता है, कि हाउ मच उनकी कंट्रीब्यूशन थी टू द बर्थ ऑफ द प्रोग्राम। और वो ऐसा एक पॉइंट आ गया था कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर खतरा था कि ये मतलब जोपर्टाइज हो गया ये प्रोग्राम। और याद रखेंगे, मैंने आपको एक लफ्ज़ बताया था, इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा उस वक्त हो गया था 9/11 के बाद। तो एक बड़ा केयरफुल तरीके से वेट करना था कि ये कितना कुछ बाहर आ सके, कितना कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान वॉज द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन इन डिफरेंट कैपेसिटी, उसको कोई नाम ही नहीं लेता। तो वो मुझे कहते थे कि गुलाम इसाक खान ना होता तो ये प्रोग्राम ना होता। A country that could not produce a decent bicycle has actually produced an HEU bomb. Pakistan was the only country that did that, and that is what surprised them. और ये फैक्ट है कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था, there was no way to stop Pakistan. 3 hours after इंडिया का टेस्ट 3 बजे पाकिस्तान टाइम में हुआ है, 6 बजे 6 PM पाकिस्तान, 3 घंटे के बाद से everything was in motion. कारगिल was a different pathway कि यार ये तो बैक टू द स्क्वायर वन है, और अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ये तो मतलब पंगे हो सकते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, रफ्तार पॉडकास्ट पर खुश आमदीद। आज हमारे साथ रफ्तार पॉडकास्ट पर एक इंतहाई अहम मेहमान है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में वाहिद न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर हासिल करने की जर्नी इंतहाई दिलचस्प है। इस मौजू पर पाकिस्तान में जो सबसे मुस्तनद किताब समझी जाती है वो ईटिंग ग्रास है। उसके मुसन्निफ ब्रिगेडियर फ़ैरोज़ खान आज हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सर, आपका ये किताब का तारुफ तो मैंने करा दिया है। मुझे बताइएगा, आजकल आप कैलिफोर्निया में होते हैं, तो वहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट जो नेवल कॉलेज है अमेरिका का, उसमें आप पढ़ाते हैं, तो उसका ज़रा तफसील बताइएगा, हमारे नाजरीन को भी पता चले कि आपकी किन किन को पढ़ाते हैं आप और क्या पढ़ाते हैं। हाँ, मैं तकरीबन मुझे मोर और लेस 24-25 साल यहाँ पर हो गए। मैं 2001 में यहाँ पर सीरीज ऑफ फेलोशिप पे आया था, क्लोज टू रिटायरमेंट, टू एक्चुअली फिनिश माय PhD। तो लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि 2001 में 9/11 के हालात हो जी। गए। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का बहुत लंबा स्टैंड ऑफ रहा 2001-2 में, और फिर उसके बाद AQ खान की कंट्रोवर्सी हुई। तो फ्रंट राइट सेंटर जो था वो पाकिस्तान था। तो इस दौरान में जब मैं वुडरो विल्सन सेंटर, ब्रुकिंग्स और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन जगहों पर फेलोशिप्स पे था। एंड सो दैट वाज द टाइम जब नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल, जहाँ पर मैं अब हूँ, मॉन्ट्रे कैलिफोर्निया में, उनके यहाँ ये मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ पर तकरीबन ऑल फोर्सेस ऑफ द US, ऑल फोर्स सर्विसेज, मरीन्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और 60 कंट्रीज, एलाइड कंट्रीज जो है, उनके स्टूडेंट्स आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, जिससे पाकिस्तान भी शामिल है 60 कंट्रीज़ में। तो बस ये समझ लिए 23 साल से फिर, और मैं हूँ नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में, जो कि सिक्योरिटी स्टडीज़ के ऊपर मास्टर्स और डॉक्टरेट प्रोग्राम के हैं। तो आई टीच हियर एज वेल एज आई एम, मेरी डेजिग्नेशन रिसर्च ऑफिसर। तो आई मोस्टली डू रिसर्च, किताबें इस तरह लिखी जाती हैं, एज वेल एज टीच इन द कोर्स ऑन द फैकल्टी। तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। द पोस्ट रिटायरमेंट तकरीबन आप कह रहे हैं कि 20-22 साल अब मुझे हो गए हैं। और so very proud to represent Pakistan here in this place. I'm the only one from Pakistan. अच्छा, अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत भरपूर आपकी सीवी है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपने किताब लिखी, वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की एटॉमिक जर्नी के हवाले से। मुझे बताइएगा, मैं कुछ उस हम आपके साथ उस जर्नी पे चलेंगे और मुझे कुछ मखसूस चीज़ों के हवाले से बताइएगा आप। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को आमतौर पे न्यूक्लियर पावर के साथ, जो हमारा एटम बम है, उसके साथ एसोसिएट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो जर्नी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो अब्दुल कदीर ख़ान से पहले शुरू हो चुका था। तो जो प्री अब्दुल कदीर ख़ान हमारी जर्नी है, न्यूक्लियर जर्नी, उसके मुतालिक बताइएगा, कब शुरू हुआ, किसका फ़ैसला था और क्या अहम शख्सियात कौन सी थीं? उस वक़्त हमने क्या माइलस्टोन्स अचीव किए?
नहीं, यकीनन आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिस्ट्री में अगर आप पूरी जाए तो अब्दुल कदीर खान के आने से पहले और उनके दौरान और उनके जाने के बाद भी, जाने से मुराद है कि उनकी जब सर्विस खत्म हो गई उसके बाद भी जो पाकिस्तान न्यूक्लियर की जर्नी है वो कंटिन्यू की है, और उसमें बहुत सारे लोगों का रोल है। ठीक है। कदीर खान का रोल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल जो कि सामने आया लोगों के, बहुत दो सिलसिले में उनका एक रोल के पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में उनका क्या रोल था, जी। क्रिटिकल रोल था, इसमें कोई डाउट है नहीं। और उनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी अराउंड दिस वेरी प्रोग्राम इंटरनेशनली, जी। जी। इसलिए अब्दुल कदीर खान का नाम जो है वो दोनों वे से लिया जाता है, कि हाउ मच उनकी कंट्रीब्यूशन थी टू द बर्थ ऑफ द प्रोग्राम एंड द सस्टेनेंस ऑफ द प्रोग्राम एज वेल एज द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग हिम। So he is remembered in both ways, बट हम्म। पाकिस्तान की जर्नी जो है कि वो किसी एक इंडिविजुअल से नहीं एसोसिएटेड है। आई ये सी। एक ऐसा कलेक्टिव आपका एफर्ट है जो पाकिस्तान की नेशनल हिस्ट्री में बहुत ही रेयर एक चीज़ है, जहाँ पर आपने सिविल, मिलिट्री, साइंटिफिक कम्युनिटी, टेक्नीशियंस, डिप्लोमेसी, आप किसी एक फैसेट को उठा लें स्टेट क्राफ्ट की, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुल पहुंचाना और उसको सक्सेसफुल मेंटेन करना पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए, जिसके बारे में हर चीज़ नेगेटिव समझी जाती है, ये एक हम्म। बहुत ही यूनिक एक चीज़ है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बात की है। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे इस पे बातचीत करूँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि मैं जो भी व्यूज़ आपको दूंगा वो किसी कंट्री की स्पेसिफिक नहीं हूँ। मैं आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स और एनीबडी। मैं एज एन इंडिविजुअल, जो आपने इंट्रोडक्शन की, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल रहा हूँ। और सर ये आगे बढ़ने से मुझे पहले ये भी बताइएगा कि किताब लिखने का हमारे यहाँ बहुत कम रुझान होता है, तो आपने क्यों ये सोचा कि इस चीज़ को डॉक्यूमेंट इसकी इस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए? देखिए, ये किताब लिखी गई है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स पे, इस पे रिसर्च हुई है, और उसके बाद पब्लिकेशन प्रोसेस में गई। आप कह रहे तो मोरलेस 8 ईयर्स, 6 ईयर्स टू जस्ट राइट एंड रिसर्च द बुक। और इसका जेनेसिस स्टार्ट होता है 2004 में। और अच्छा। 2004 में इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपको जैसे मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन बताया, तो मेरी लाइफ स्टोरी ऑलमोस्ट बन जाती है कि 2001 में 9/11 के बाद काउंटर टेरर कोऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान और यूएस का एक खास रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, जो कि उससे पहले डिफरेंट मोड में हुआ करता था। यानी 21st सेंचुरी के आगाज ही इस तरह हुआ। जी। दूसरी चीज़ ये हुई कि इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर डेटोनेशन कर चुके थे, देवर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स, और उनके दरमियान एक क्राइसिस हुआ 2001-2 में, जिसकी वजह से, और ये एक तरफ पाकिस्तान के अफगानिस्तान फ्रंट के ऊपर ये वॉर हो रही है, दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ है। तो दुनिया का एपिसेंटर जो था पाकिस्तान का, फोकस इतना ज़्यादा था, रडार के ऊपर टॉप पे आए हुए थे इस वर्ल्ड की कॉन्टेक्स्ट में, तो उस पीरियड में 2001-2 पीरियड में। दूसरी तरफ आप लोगों को याद होगा कि 2003 में फिर इराक में भी वॉर स्टार्ट हो गई, यूएस इराक में भी चले गए, एक्सपैंड हो गए। इन तमाम इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में जिसमें आप सेंट्रल थे, इसके दौरान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसका नाम आपने जिक्र किया था, AQ खान कंट्रोवर्सी। और जिस तरीके से कंट्रोवर्सी उस वक्त ये चली थी, जिन हालात में चली थी, जिस तरह का दुनिया में इस्लामोफोबिया था, आप देखिए किताब का कब लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसको अगर 20 साल के बाद देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये 10 कीड़े आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो किताब किस एनवायरनमेंट में लिखी गई और क्यों वो लिखी गई, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। AQ खान की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उन हम्म। हालात। सर हमारे जेंजी को कंट्रोवर्सी के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता होगा, बताइए। 2004 में कॉन्फेशन किया तो था AQ खान ने। 2004 में AQ खान का जो नेटवर्क था पूरी दुनिया में, वो बर्स्ट हो गया था। ये यानी कि सबसे, ये तो मतलब अगर ये जेंजी भूल गई है तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बड़े टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का। हम्म। और वो ऐसा एक पॉइंट आ गया था कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर खतरा था कि ये मतलब जोपटाइज हो गया ये प्रोग्राम। तो जो नेटवर्क था, जिसको एक खान नेटवर्क कहते हैं, वो असल में एक प्रोलिफरेशन का नेटवर्क था, जिसकी ताने बाने दुनिया के, मतलब यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में हर तरफ फैले हुए थे। तो वो नेटवर्क के जरिए जो AQ खान का नेटवर्क था, जो कि वाइडली रिटन है, वो उसके बाद वो एक्सपोज हो गया लिबिया में और ईरान के ऊपर और नॉर्थ कोरिया के ऊपर। लिबिया में आपके सेंट्रीफ्यूज पाए गए पाकिस्तान के, इतनी बड़ी एक ड्रामा क्रिएट हो गया था।
उस वक्त। और ये उन हालात में क्रिएट होता है जो मैंने आपको लेफ्ट राइट ऑफ ट्रेनिंग एनवायरनमेंट बताया कि इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस ऑन टॉप है, उन हालात के बीच में ये चीज़ हुई है। तो आपने पूछा किताब क्यों लिखी कि इस एनवायरनमेंट में क्योंकि, तो मैंने अपने ही जो आपके मेरे रेज्यूमे पता है कि मैं फॉर्मर एसपीडी हूँ, मैंने ही अपने बॉसेस को और उनको कन्विंस किया कि अगर आपकी स्टोरी पाकिस्तान की स्टोरी जो आप जैसे आप इंटरव्यू कर जर्नी करना चाह रहे हैं, अगर आपकी स्टोरी आप दुनिया में नहीं है, ये आयरन रिजॉर्ट, तो सारी हमेशा के लिए आपका प्रोग्राम इस प्रोलिफरेशन नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाएगा एक कि धब्बा ये लग चोरी का जाएगा। प्रोग्राम है, ये इधर से आया उधर से आया, हर चीज, एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग और है। और याद रखेंगे मैंने आपको एक लफ्ज बताया था, इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा उस वक्त हो गया था 9/11 के बाद। और वैसे भी इन ए जनरल स्टेट आपने इंट्रोडक्शन में सही बात की थी कि यू आर द ओनली मुस्लिम कंट्री जो कि सस्टेन कर गया न्यूक्लियर वेपन्स का। इन अदर वर्ड, अगर आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखें, यू आर द वन दैट गॉट अवे विद, तो व्हाट इज दैट स्टोरी कि आप कैसे कर गए हो। तो ये एक बड़ी यूनिक स्टोरी है कि नॉट ओनली आप कर गए, आप एक एडवांस सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर बैठे हैं आज, 27 साल हो गए। तो ये किताब एक लाख से यूनिक है क्योंकि ये स्टोरी उन लोगों की है जिन्होंने कभी जो बोल नहीं सकते थे, क्योंकि प्रोग्राम हमेशा सीक्रेसी में छुपा रहा है हम्म। हमेशा से। तो उस टाइम पर ये प्रोग्राम, अभी भी सीक्रेसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ऐसा मौका आया था कि जी वो आप चाह रहे थे कि हमारी स्टोरी दुनिया, बेसिकली आपने उन लोगों की कहानी, जो हमारे अनसंग हीरोज थे जो पाकिस्तान के, उनकी उनकी कहानी की, कहानी और फिर आपने लोगों के ब्रीफिंग सामने लेके थी आए। और बिल्कुल फुल कोऑपरेशन थी पाकिस्तान की। जो सेंसिटिव सब्जेक्ट्स थे वो हम उसको ला नहीं सकते थे, उसके ऊपर ब्रीफिंग होती थी, और मेरा खुद अपना बैकग्राउंड था। तो एक बड़ा केयरफुल तरीके से वेट कर रहा था कि ये कितना कुछ बाहर आ सके, कितना कुछ नहीं है, कितनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बाहर है, बल्कि डिसइंफॉर्मेशन बाहर है, हम्म। उसको करेक्ट कैसे किया जाए। तो आप ये कह लें कि जी इसकी कहानी की वजह बुनियादी तौर पे ये थी कि देयर हैज़ टू कम आउट द पाकिस्तान स्टोरी, not the हम्म। proliferation story. Number one was reason was that, and so it cannot be associated with the negativity that was around that. So ये किताब पुरानी नहीं हुई है, जैसे वो पुराने गाने होते हैं हिट होते हैं, उस तरह ये अभी तक चल रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है सर। मुझे बताइएगा कि आपने अभी अपने जवाब में ही जिक्र किया कि पावर हमारा न्यूक्लियर पावर बनना एक कौमी सतह पे भी एक मोजेज़े से कम नहीं था, कि सिविल मिलिट्री भी एक पेज पे थी, बाकी तमाम जो हमारे इदारे थे, और एक पॉलिसी की कंटिन्यूटी हमने देखी। कौमी सतह पे भी ये एक मोजेज़े से कम नहीं था। फिर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो मुसलमान ममालिक को इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हासिल करने में कई रुकावटें होती हैं। तो उन तमाम रुकावटों को अबूर करके हमने ये टेक्नोलॉजी हासिल की। उसमें बताइएगा कि कौन से की फैक्टर्स थे जिसने वाक़ई हमें इनेबल किया कि हम ये कारनामा सरअंजाम दें? जो की डिसीजन मेकिंग थी, वो कहाँ पे हमने इस किस्म की जिसकी वजह से हम इस काबिल हुए कि ये टेक्नोलॉजी हासिल करें? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सवाल है इसमें कि ये किस तरह हासिल हुई है। इसकी एक जर्नी है जिसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसके उसको लोगों को समझना ज़रूर। इसमें एक्यू खान का बहुत बड़ा हाथ था, जिसपे जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से वो लेकर आए पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो नेटवर्क बन गया था। जी। लेकिन उनका ओरिजिनल पर्पस जो था वो पाकिस्तान में लाके रखना, और एक बहुत बड़ा उन्होंने एक यूनिक तरीके से सेंट्रीफ्यूज बेस्ड पाकिस्तान को जो फिसाइल मटेरियल उन्होंने प्रोड्यूस करके दिया, वो एक बहुत ही यूनिक एक चीज़ थी उनके ऊपर। लेकिन जर्नी कंप्लीट इस तरह नहीं होती। अगर आप मुझे कहें तो ये फेजेस में जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था प्री एक्यू खान, ड्यूरिंग एक्यू खान एंड जी, 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 पोस्ट जी। एक्यू, जी, ये जी, तीन प्लीज़ आप तफ़सील से मेजर बताइए। फेजेस में वो बात है। तो ये टेक्नोलॉजी के हासिल करने की वजह, और ये एक वजह आप इस तरह भी आप सोच लें कि क्या वजह है कि जी और दूसरे कंट्री जैसे लिबिया था, इराक था, सऊदी अरेबिया था, सीरिया, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया। ईरान के ऊपर अब कितना प्रेशर है, आप ये देख रहे हैं कि कोई किसी मुस्लिम कंट्री को उन्होंने बिल्कुल नासिन स्टेज के ऊपर जाने दिया। तो हुँ। इसका मतलब है कि आपकी डिप्लोमेसी, आपके स्टेट क्राफ्ट एज अ होल सक्सेसफुल रहा है, तभी हाल किया ना। ये स्टोरी है, सबसे बड़ी स्टोरी यही है कि ये सब कुछ के रोकने के बावजूद आपने ये कैसे कर लिया। कोई भी अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कंट्री सोचता है, उसके वो सोचना पड़ता है कि उसको हंड्रेड्स की तादाद के अंदर साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, टेक्नीशियंस, केमिस्ट, मेटलर्जिस्ट, सीरीज ऑफ साइंटिफिक लोगों की जरूरत पड़ती है सिर्फ प्रोड्यूस करने के लिए। फिर आपको मतलब टू मेक डिलीवरी सिस्टम, हुँ। उसको आप वॉरहेड में कन्वर्ट करना, और फिर डिलीवरी सिस्टम बनाना जो कि उसको डिलीवर कर सके एक रेंजेस।
तो ये एक एक इतनी आसान बात नहीं है जितनी आसान बात लोगों को लगती है कि ये बना दे। हो सकता है कि अब 80 साल हो गए न्यूक्लियर एज को, तो रिलेटिवली अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो हो गया, लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट था वर्ल्ड का। तो आपके जो फाउंडेशन थी, मेरे व्यू में वो, और मेरी रिसर्च के मुताबिक उसमें 3 पर्सनैलिटीज थी जिनकी फाउंडेशन थी, और वो लेट 1959-60 से लेकर मिड 60s तक जो था, ये एक बहुत क्रिटिकल पीरियड था जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पॉलिटिकल फादर ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब इज अनडाउटेडली जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अच्छा। एंड द सेकंड पर्सन वाज IH उस्मानी, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन थे उस पीरियड पूरे 1960s में, एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम। अच्छा, ये वेरी इंटरेस्टिंग। 3 लोग थे जिनकी वजह से आपका जो, उसको मैं कहता हूँ सॉफ्ट सॉफ्ट टेक्नोलॉजिकल बेस बना, कि आपके जो बेस्ट और द ब्राइटेस्ट थे उस जमाने में, जो साइंटिफिक में, फिजिक्स में, मैथ्स में, उनको आपने टॉप यूनिवर्सिटीज में बाहर इसको भेजा, ताकि वो PhDs करके आए, डॉक्टरेट करके आए, और हंड्रेड्स की तादाद में आपके लोग गए बाहर। दैट ब्रेन चाइल्ड और इन 3 लोगों का था कि एटम फॉर पीस की टेक्नोलॉजी को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि जी मैक्सिमम, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान आया उसकी आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री तो पता ही है कि हार्डली वो कंट्री सर्वाइव कर सका था उस हम्म। पीरियड में। जब कंट्री सर्वाइव कर रहा है, एक तरफ कश्मीर इशू है, इंडिया इशू है, आपके इंटरनल डायनेमिक्स लगे हुए हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते आपको 10 साल लगे थे। उन हालात के अंदर आप ऐसी चीज़ की फाउंडेशन रख रहे हैं जो कि उस जमाने में कटिंग एज साइंस थी, जो कोई सोच नहीं सकता था। वो जो आपका, मेरे व्यू में, वो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। एक यू खान ना होता अगर ये पॉलिसी ना होती, आप आई सोचिएगा। सी। अच्छा। देखिए ना, जितने आपके साइंटिफिक लोग थे ये वही थे ना जो गए थे, सब के सब बाहर से PhD, कोई UK से, कोई USA से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा, कहाँ से इन्होंने सब हासिल किया। और जब आपका प्रोग्राम की बारी आई तो ये सारे वापस आए और इन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि मैं उनका नाम लेना भूल जाऊं, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, कि हर एलिमेंट में, कि वेपन डिज़ाइनिंग पे थ्योरेटिकल फिजिक्स के लोग, मसूद साहब थे, रियाजुद्दीन साहब थे जिन्होंने ये वो लीड किया, जिसको वाह ग्रुप कहते थे, जमान नाम है, और अनगिनत नाम थे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो आपकी जो फाउंडेशन थी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बेस की, जिसके ऊपर आपने तमाम बुनियाद रखी थी, वो थी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शुरू से फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले वो मिनिस्टर ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी और मिनिस्टर ऑफ मिनरल्स होते थे 59-60 में। फॉरेन मिनिस्टर वो 63 में बने थे। लेकिन उन्होंने हमेशा इसको अपनी बेबी समझा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज अंडर हिम मिनिस्ट्री में। और अब्दुल सलाम का एक और ही विजन था, आप उनके बारे में तो कितने अल्फाज किए जाएं वो कम है। बिल्कुल, मैं इस पे चाह रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल सलाम के किरदार पे हम तफसील से बात करें, शुरू से लेके, और फिर जब वो उस प्रोग्राम से अलग हो गए तो उसकी क्या वजूहात थी, उस पे प्लीज़ आप रोशनी डालिएगा। वो तो अब सारी दुनिया जानती है कि वजूहत क्या थी। पहली बात तो ये थी कि जितना बड़ा वो साइंटिस्ट था और जितना बड़ा वो था, वो पाकिस्तान आए शुरू में, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि अभी तक ये मुल्क उस लिए है नहीं, तो वो वापस चले गए। तो वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते थे, उसके बाद चले गए। बहुत सारे नाम है जो कि मेरी किताब में, एक एक नाम है जिसको कहते हैं डॉक्टर प्रोफेसर रफ़ी उद्दीन, उनका नाम है। सारे सारे उनके स्टूडेंट थे 1950 में, उनको कहा जाता था उस्तादों का उस्ताद। तो मतलब ये सारी, अब आप मुझे याद करा रहे हैं तो सारी बातें याद आ रही हैं। तो आपका जो सॉफ्ट टेक्नोलॉजिकल बेस बना था और इन लोगों का जो विजन था, अभी जैसे अब्दुल सलाम साहब एक ज़माने में उन्होंने सुपारको और ये इसकी फाउंडेशन रखी, और आपके पास रैबर का आपके रॉकेट से उस ज़माने में 60s में जो कि स्पेस पे जा रहे थे। हम्म। तो बुनियादी तौर पे ये 3 लोग थे जिस पे थे, लेकिन सलाम साहब फिर चले गए वापस इटली में रिसर्च में, वहाँ के लिए, यहाँ पर उनको ये था कि एनवायरनमेंट इतना ठीक लगा नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो कि पाकिस्तान की ट्रेजेडी आज तक है मेरे व्यू में, वो ये कि हम पर्सनालिटीज़ में और उनके मज़हब में और उनकी इन चीज़ों में ज़्यादा फंस जाते हैं। हम्म। MD कंट्रोवर्सी जो 1953 में स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, उस जी। वक्त तो खैर कंट्रोवर्सी फिजल आउट हो गई थी, लेकिन बाद में आपको मालूम है कि 70s में दोबारा आ गया है। तो मेरा अपना व्यू में, और जो मेरी अपनी रिसर्च है और जिन जिन से मैंने अ, मालूम किया है, अब्दुल सलाम का बुनियादी तौर पर जाना इसलिए था कि उनको एज इक्वल सिटीजन ट्रीट नहीं किया जा रहा था।
और ये बात बिल्कुल आया थी, और ये हमारे मुल्क की ट्रेजेडी है। एक ट्रेजेडी और भी है कि जो पाकिस्तान से बाहर अगर किसी को ग्लोरीफाई मिलता है या अगर आपको कोई रिकग्निशन मिलती है तो उसको समाव अदर उसको कंट्री के अंदर सस्पेशन से देखा जाता है। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये बहुत सारे लोग जो एकम्प्लिश्ड लोग दुनिया में बैठे हैं, मैं बाहर खुद बैठा हुआ हूँ, मैं ये बात वहाँ से ब्रेक कह सकता हूँ। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि बाकी दुनिया की तमाम कौमें जैसे यहाँ बैठी होती हैं वो अपने लोगों को, अपने जो सक्सेस लोगों उनको ग्लोरीफाई करती है, लेकिन हमारे यहाँ सम हाउ द अदर वो इस तरह नहीं। और ये वो अब्दुल सलाम इज़ अ क्लासिक केस। खैर इसकी बात में कहेंगे बाद में, जब एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 70s में, तो सलाम साहब ने खुद आने से इनकार कर दिया था। आपने उनको फॉर्मली यानी लीगली आपने उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया था, तो वो इस वजह से आए नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो काम कर दिया था, फाउंडेशन रख दी थी, आज वही लोग थे जिन लोगों ने इवेंचुअली इस प्रोग्राम को डिलीवर किया। सही। तो ये मैंने आपको 3 नाम बता दिए थे। और अ, तो इसके बड़े, जिसे कहते हैं हर प्रोग्राम का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। एक ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था कि आपने लोगों को भेजा, जो कि था। दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये था कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अयूब खान का एक डिबेट थी मिड 60s में, कि टू गो फॉर अ वेपन प्रोग्राम और नॉट गो फॉर द वेपन प्रोग्राम। तो उसमें ये कि 2 कैटेगरीज आपके बन गए थे। एक थे जो बहुत एंथुजियास्टिक थे कि जी अभी करो, अभी करो, ऐसा ना हो कि ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आ जाए तो ये सारा जो एडवांटेज है इसको करो। तो लेकिन अयूब खान वगैरह कॉशनस थे कि अगर हमने ये किया तो हमें जो अदर एडवांटेजेस मिल रहे थे, जैसे कि पाकिस्तान वाज ऑफ अ टेक ऑफ स्टेज इन द मिड 60s। ये जो आपकी जनरेशन को आइडिया नहीं है कि आपका कंट्री कहाँ से कहाँ जा चुका था। और कोई डेवलपिंग पोस्ट कॉलोनियल कंट्री उस लेवल की डेवलपमेंट, उस लेवल की पोटेंशियल शो नहीं कर रहा था जो मिड 60s में पाकिस्तान के। आप अपने पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे, वो आपको बताएंगे कि वो क्या पाकिस्तान था जो कि एवेपोरेट हो गया। और वो इन्हीं लोगों की वजह से था ग्रेट पाकिस्तान एट दैट टाइम। तो आप फाइनेंशियली ठीक ठाक आपका काम चल रहा था, आपकी कन्वेंशन फोर्स अमेरिकन के साथ सेट सीटो सेंटर के साथ बेस्ट ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट आपके पास था। फाइनेंशियली आप ठीक कर रहे थे। एटम फॉर पीस की वजह से आपकी साइंटिफिक नॉलेज इतनी बढ़ रही थी, पावर रिएक्टर्स आ रहे थे, आपकी बेसिक एनर्जी के रिक्वायरमेंट ठीक हो रही थी। तो यू नो मिलिट्री वॉज हैप्पी, ब्यूरोक्रेसी वॉज हैप्पी, पॉलिटिकल लीडरशिप टॉप पर थी अयूब खान और इन लोगों की, कि मतलब देवर लाइक यू आर द फ्रंट लाइन डार्लिंग स्टेट ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है ना, उस जमाने में तो आपकी तो मतलब हर चीज टेक ऑफ स्टेज पे थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह जो थे ऐसी ऐसी लीडरशिप और इन चीज को यूटिलाइज करते थे कि ये नए डेवलपिंग कंट्रीज को सोल्जर स्टेट्समैन चाहिए जो कि उनको लेके आगे बढ़े, और पाकिस्तान एग्जाम्पल था। यानी वो जमाना था कि साउथ कोरिया के लोग आते थे आपका इकोनॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। हसलिंग बसलिंग पाकिस्तान था जिसके अंदर आप स्ट्रीट्स देखें, लाहौर, कराची, हर तरफ एग्रीकल्चर, यू वर बूमिंग इन एवरी सेक्टर। उन हालात के अंदर अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की चीज करें जबकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो दोनों साइड पे बड़े पावरफुल आर्ग्यूमेंट थे कि वो सबसे बड़े जो इशू, या क्योंकि आप कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग का टाइम क्या था, वो जी। 1965 वॉर का डिसीजन था। वो 65 वॉर के डिसीजन की वजह से आपका ये जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान था वो डिरेल हुआ था। और अब आप ये जरूर पूछेंगे और आपकी जनरेशन की ईटिंग ग्रास का हवाला क्या है। ईटिंग ग्रास का हवाला यही था जो जुल्फिकार अली भुट्टो का फेमस कोट था, जो आपकी, आई एम श्योर आपकी जनरेशन को मालूम होगा। जी। जी। इट वाज इन 1965 व्हेन भुट्टो सेड कि दैट घास if खा India लेंगे builds a लेकिन bomb, we एटम हम will build बनाएंगे। one of our own, even if you have to eat grass and go hungry, or eat leaves of grass and go hungry. तो ये जो सेंट्रल थीम किताब की थी ईटिंग ग्रास का, कि वो इट वाज वेरी सिंपल, सिंपल थीम। और सिंपल किताब हमेशा वो अच्छी होती है जो जिस सिंप्लीफाइड तरीके से एक कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल तरीके से बताई जाए। तो मेरे सेंट्रल थीम मेरी ये थी कि व्हाट वाज सो इम्पोर्टेंट अबाउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम that you were prepared to make your people eat grass. Why? Why was that important? So that is the 400 pages then gives you the answer that every stage, why was that important? तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो एंथुजियास्ट और कॉशन का जो एक डिबेट थी, वो एक बड़ी इंटेलेक्चुअल लेवल की, एक मतलब आप कह रहे हैं 2 डिफरेंट फिलासफीज की क्लैश थी। एंड आई थिंक दैट मेरा वो फेवरेट चैप्टर है कि वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग हुई। भुट्टो वगैरह का आर्गूमेंट भी बड़ा पावरफुल आर्गूमेंट था कि ये जो अमेरिकन अलायंस है ये वीक हो जाएगी। इंडिया 62 चाइना के वॉर के बाद
उसको वेस्ट और रशिया सोवियत यूनियन सब के सब दे रहे हैं। पावर आपका रिफ्लेक्शन लेयर से बढ़ता जाएगा। और अभी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये अगर अब जो टेक्नोलॉजी ओपनली आ रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो अभी एक विंडो है, तो इस विंडो के अंदर ये आप बेहतरीन इसको मौका है कि इसमें बना लें अगर मौका बनाना है। इसको वो कर दें। दूसरी तरफ 65 वॉर की वजह से आपको इतना ज्यादा धचका पड़ चुका था, क्योंकि आप दैट वॉर को आप जिस तरह मर्जी डिफाइन कर लें, वॉर ना, ये देयर इज नो विक्ट्री एंड डिफीट इन द वॉर, बट वॉर के हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस थे। उस कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब था कि जो आपका बूमिंग पाकिस्तान था वो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और उसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के क्राइसिस स्टार्ट हो गए। अयूब खान का, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भुट्टो ने अयूब खान को चैलेंज करना शुरू किया डिसएग्रीमेंट पर। रिजल्ट ये था कि वहां से जो पाकिस्तान स्लिप हुआ है वो आज तक स्लिपरी स्लोप में है। आप लोगों की पैदाइश पाकिस्तान के अपर ट्रेजेक्टरी पे नहीं थी, वो स्लिपरी स्लोप ट्रेजेक्टरी थी, जितनी ऊंचा वो चला गया था और जा सकता था। सर, लेकिन ये हमारी कि हमारी जनरेशन तो ये कह सकती है कि आप लोगों ने हमें फलता फूलता पाकिस्तान नहीं दिया, आप लोगों ने हमें ऐसा पाकिस्तान दिया जो डिक्लाइन की तरफ था। नहीं, मेरा मतलब था कि मैं 65 से बता रहा था कि वो आपसे से वहां पर डिक्लाइन हुआ, तो मतलब जिस लेवल पे आपका प्रोग्रेस ऊपर जिस ट्रेजेक्टरी में जा रहा था, वो ट्रेजेक्टरी जी। वहां से डाउन होना शुरू हुई है। फिर इंटरनल आपके प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए ड्यूरिंग दैट टाइम, लेट 60s में। और डाउनफॉल ऑफ अयूब खान हुआ, फिर मार्शल लॉ पे मार्शल लॉ लगा, फिर आपको मालूम है कि ईस्ट पाकिस्तान में क्राइसिस स्टार्ट हो गया। उसकी फाउंडेशन बेसिकली 60s और इसी की थी कि उनको इक्विटेबल नहीं मिला। वो डिफरेंट स्टोरी अलग हो जाती है। जी। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो 71 वॉर जिस तरीके से की गई है, जिस तरह इंडिया ने एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि आपने चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ वॉर की बात की, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट था कि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान में उसको मैनिपुलेट किया। कसूर पाकिस्तान का था, बांग्लादेश का पाकिस्तान का इंटरनल इशू था। लेकिन क्योंकि जोग्राफिकली डिस्टेंस आपका दूर था, दो विंग्स थे आपके, आप वल्नरेबल थे, उन्होंने उस वल्नरेबिलिटी को प्लान करके एक्सप्लॉइट किया। अ, जो मुक्ति बानी बंगाली से ट्रेन किया। और जिस तरह जी। इस पाकिस्तान की ज्योग्राफी है बांग्लादेश की आज, वो तीन साइड से उन्होंने अपने वल्नरेबल थे कि, और सराउंडेड बाय इंडिया, और वेस्ट पाकिस्तान में जो मेन हार्ट से वो दूर थे। तो एक्सप्लॉइट उन्होंने इवेंचुअली किया, लेकिन उसको क्या 9 महीने तक पाकिस्तान के 4 डिवीजन फोर्सेस को उन्होंने वहां पर इंसर्जेंसी के अंदर ड्रॉ डाउन किया, और उसके बाद ब्लॉकेट किया, और एयर और नेवी दोनों, आई मीन फ्रॉम बोथ साइड्स, वेस्ट ऑफ पाकिस्तान को कट ऑफ किया। और इवेंचुअली जिस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, तो इंडिया और पाकिस्तान का जो दोनों का एक तरीका था कि वो असल में अगर आप स्ट्रेटेजिकली या कॉन्सेप्चुअली देखें, जी। तो पाकिस्तान कश्मीर में यही कर रहा था ना कि पहले इंसर्जेंसी हुई थी कश्मीर में, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये वो 60, और उसके बाद वो कन्वेंशन फोर्स के साथ वो चोक पॉइंट पर जाना चाह रहा था, ताकि कश्मीर 65 में लिबरेट हो जाए। यही यही प्लान था ना इस तरह। तो इंडिया ने उसी को फॉलो किया, और वह ईस्ट पाकिस्तान में उनको नजर आया कि ये जोग्राफिकली वालरेबल यहाँ पर है, तो पहले आप उनको सॉफन कब करो इंसर्जेंसी, ताकि वो वेयर डाउन हो जाए, और फिर आप इन्वेड करके उनको coup डिग्रेस कर, ये वो है। तो अब ये सर। एग्जैक्टली ये कंसेप्ट जब ये चीज हुई है, और उसने डिक्लेयर ये कर दिया कि टू नेशन थ्योरी इज नाउ ओवर। हम्म। और मतलब अगेन मैं ये बात करूंगा कि मतलब हमें हमेशा दूसरे को इल्जाम लगाने की आदत होती है, इसमें कोई उनका डाउट, उसका रोल नहीं था। लेकिन गलती तो हमारी अपनी थी ना, मतलब जो हमने उनको टुगेदर नहीं रखा, उनको इक्विटेबल तरीके से नहीं रखा था, जिसकी वजह से आप पूछ रहे थे हमारी जनरेशन की गलती क्या, ये सबसे बड़ी गलती थी कि जी। उनको हमने कोऑप्टेड नहीं रखा सब, जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, और इंडिया को इतनी वो मौका मिला कि वो आपको करे। वहां सर। से आपके फाउंडेशन जी। में एक चीज बैठ गई कि ये पाकिस्तान, ये एक नया पाकिस्तान नहीं हो रहा यहाँ से, कि ये नया पाकिस्तान उभरा, जिसको इंडिया ने चैलेंज इस बुनियाद पर किया कि नंबर वन ये कि टू नेशन थ्योरी इज डेड, और आपको शिमला अकॉर्ड में आपके प्रेसिडेंट्स थे, तो उसके ऊपर ड्यूरेस में रह के आपने शिमला अकॉर्ड साइन किया, क्योंकि शिमला अभी आपने रिसेंटली जो क्राइसिस देखी है जी। 2025 में, उसका हवाला आया था। ये वहां पे फाउंडेशन वो बनी थी, और वहां पे इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम ये था उस वक्त। तो शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1972 एज अ पोस्ट कंट्री, जो कि आप डिफीटेड कंट्री है, आपके प्रिजनर्स उनके पास है, आप एक ड्यूरेस में है, आप एक नया फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हो, उन हालात के अंदर वो लिखा गया था। तो आपका नया पाकिस्तान एक नए फ्रेमवर्क के अंदर निकला था,
लेकिन उसका बैकड्रॉप ये था, नेवर अगेन, मेरा बुक का चैप्टर है नेवर अगेन। जब इस लेवल की ह्यूमिलिएशन हो जाए मुल्कों में, स्टेट्स में, तो वो एक रिजॉल्व की शेप में आ जाता है। वहां से जो इंथुजियास्ट का जिक्र मैंने किया था ना भुट्टो के टाइम में, मिड 60s में, वो सब के सब कहते कि वी टोल्ड यू सो। और उनकी ये थ्योरी ये थी कि अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो इंडिया की ये जरूरत ना होती कि वो ढाका ऊपर इस तरह कैप्चर करता है। आप ये एक थ्योरेटिकल बात है कि अगर आप फर्ज करो उनकी बात मान भी लेते यूब खान, तो आप 5-6 साल के अंदर इस काबिल तो नहीं थे कि आप उन पर न्यूक्लियर वेपन्स गिरा देते। मैं अब थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कि उस लॉबी को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वो मिल गया। और वो जो कॉशनिस्ट लॉबी थे, जो कि अक्सर लोगों का ख्याल ये है, और ये मैं आपको रिकॉर्ड पे ये बात करना चाह रहा हूँ, कि लोगों का ये ख्याल था कि ये जो there's a pro bomb lobby and there's an anti bomb lobby, एक्चुअली ऐसी चीज पाकिस्तान में नहीं थी। अच्छा। प्रॉब्लम ये था कि there was one lobby that was trying to rush through at a certain time and there was another thing that was trying to go through slow and subtle way। मतलब बनाने में तो कंसेंसस था ही, कितनी जल्दी बनाना है इस पे इख्तिलाफ हाँ, था। इवेंचुअली ये था कि इवेंचुअली उनका था कि सब सिक्योरिटी सिचुएशन समझते थे, लेकिन वो ये चाहते नहीं थे। प्रेसिडेंट अयूब खान वॉज नॉट कन्विंस्ड कि यार इस चक्रों में पढ़ के हमने, अब बाकी जो हमारा गुरबत है, उनकी डायरीज मैंने सारी कोट की हुई है बुक के अंदर, आप उसकी डायरी देखें। प्रेसिडेंट का एक लेटर था कि वो ही वॉज डेलिबरेटली नॉट मेकिंग अ डिसीजन के गो फास्ट, क्योंकि उनको, मेरी असेसमेंट में, उनको जब ये रियलाइज हुआ कि 65 का डिसीजन मैंने हेस्ट में लिया है, मैं जितनी हमारी पाकिस्तान के प्रोग्रेस ग्लोरी थी, अगर मैं इस पंगे में ना पड़ता तो शायद शायद ये चीज, तो ही डिडंट वांट टू टेक अनदर चांस। और ये था कि उसकी वजह से अलायंस भी आपकी कमजोर हुई, यूएस पाक अलायंस कमजोर हुई, और बाकी तमाम चीजें अनरेवल होना शुरू हुई वहां से। मेरी तस्हीह कीजिएगा, 65 की जंग के फैसले के पीछे भी एक बहुत बड़ा किरदार जुल्फिकार अली भुट्टो का ही था। डेफिनेटली या, जुल्फिकार अली भुट्टो वाज द वन जो, जुल्फिकार भुट्टो अलॉन्ग विद जनरल अख्तर मलिक और 2-4 लोगों का उनका रोल था 65 वॉर में। और जो कि अगेन वो एंथुजियास्ट की बात है कि देवर वांटिंग टू, कि जी ये दिस इज नाउ और नेवर। ये वही वाली बात है, नाउ और नेवर, कि अगर आप अब कश्मीर को इस तरीके से लिबरेट नहीं किया तो कश्मीर चला जाएगा हमारे हाथ से। तो उनका ये ख्याल था कि ये मतलब एक कश्मीर सेल क्रिएट किया था फॉरेन ऑफिस में। और अच्छा। आमतौर पे ये सोचा जाता है कि जी मिलिट्री वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉकिश होते हैं, हम्म। और जो सिविलियंस होते हैं वो कॉशन डालते हैं। यहाँ अदर वे अराउंड था, अयूब खान वाज कॉशियस एंड भुट्टो वाज ट्राइंग टू। सर हो सकता है अयूब खान की सोहबत से मुतासर हो गया हूँ। नहीं, वो जुल्फिकार अली भुट्टो वाज ऑन हिज ओन, ही वाज अ वेरी करिज्मेटिक पर्सनालिटी, जिनका अपना एक व्यू था। लेकिन वो जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में जरूर कहूँ, वो इम्पेशेंट थे। वो बहुत कुछ करना चाह रहे थे विद स्पीड। He had too much energy at the time. He was young, foreign minister. He wanted to do it too fast. So Zulfikar Ali Bhutto was the one who was the architect of the idea of Operation Gibraltar and Operation Grand Slam, जिसके ऊपर जितना आप डिटेल में जाएं, 100% कंसेंसस था नहीं उस वक्त कि ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए था। इट वॉज डिवाइडेड। सिमिलरली जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम का था, वो रश करना चाह रहे थे। नहीं नहीं, मैं एक बहुत अहम नुक्ता आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ज़्यादती होगी अगर मैं आपसे ना पूछूँ, आप स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के उस्ताद हैं। मुझे बताइएगा कि बार बार हम देखते हैं पाकिस्तान की तारीख में, आपने जिब्राल्टर का जिक्र किया, बाद में कारगिल हुआ, एक ये सोच हमारे यहाँ जो पाई जाती थी, पता नहीं अब किस हद तक पाई जाती है, कि इंसर्जेंसी को हम कश्मीर में हवा देंगे, वो वहाँ पे अपनी तरफ से स्ट्रगल करेंगे, फिर एक पॉइंट आएगा जिसमें क्लैश होगा और हम कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे। किस हद तक ये माकूल किस्म की स्ट्रेटेजी थी, और अगर माकूल थी तो बार बार करने पे हम नाकाम क्यों हुए? और मैं तो ये भी जानना चाहूँगा कि आजकल क्या अभी तक स्टिल हमारी पॉलिसी में ये चीज़ पाई जाती है कि इस तरीके का कोई अभी भी इम्कान है इस बात का कि मुस्तकबिल में भी हम देखें इस किस्म की कोई ऑपरेशन हो? फाउंडेशन ऑफ कश्मीर क्राइसिस जब हुआ है, वो इंसर्जेंसी से हुआ है 47-48 से। ये जो ठीक है। आपका आज़ाद कश्मीर है, ये बुनियादी तौर पर वो अगर रिवोल्ट था उसकी वजह से हुआ है। और फिर आपके फाटा के जो आज फाटा, ओल्ड फाटा, जो आपके बॉर्डर एरियाज के वो लोग भी आए, जिनकी वजह से कुछ आज़ाद हुआ और जिसकी वजह से बेड़ागर्क भी हुआ। दोनों चीज़ें, वो एक अजीब हिस्ट्री है। तो ये एक हिस्ट्री तो है इसकी। और फिर सब कन्वेंशनल वॉर की बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। वियतनाम के बारे में आप क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया था? यही किया था ना, बेयर डाउन किया था। इसी तरह सोवियत यूनियन को आपने 10 साल किया, उसके बाद 20 साल तक अफगानिस्तान ने अमेरिका को लड़का है। तो सब कन्वेंशनल
इंसर्जेंसी बेस्ड के ऊपर फ्रीडम स्ट्रगल की बहुत बड़ी हिस्ट्री है कंट्री में। तो ये ऐसा कहना कि बेफुकाना थॉट था, ये तो उसकी फाउंडेशन तो है, हिस्ट्री में है। हम्म। और इंसर्जेंसी को डिफीट करना इम्पॉसिबल होता है हिस्ट्री में। इवेंचुअली जो कन्वेंशनल फोर्सेस होती है वो वेयर आउट हो जाती है। ये तो लंबा प्रोसेस चलता है, स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम उसको काबू भी किया जा सकता है, मतलब इवेंचुअली वो फिर कि कौन थक जाता है, हु इज गोना बैक डाउन इवेंचुअली। तो कश्मीर मोरलेस अगर आपने सवाल मुझसे पूछ ही लिया, तो कश्मीर प्रोसेस का ये सिलसिला जो 65 और ये था, उसके बाद मोरलेस खत्म हो गया था बांग्लादेश। लेकिन आप जब खामोश हुए थे, इंडिया ने आपके साथ क्या किया था? वही चीज की थी ना। आपके सामने एग्जाम्पल इंडिया की थी, मैंने अभी आपको बताया ना कि उन्होंने मुक्ति बानी को, बांग्लादेश को वही चीज की जो आप कश्मीर में करना चाह रहे थे। तो वो तो शिमला अकॉर्ड में कश्मीर को इनफॉर्मल, हालांकि लिख के नहीं कहते, इनफॉर्मली आपने बैक बर्नर पर डाल दिया था, जिसकी वजह से सारा कश्मीर, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो आप कह रहे हो, वो उनका हिस्सा बन गया था, क्योंकि अब ये कश्मीर इशू खत्म हो गया। तो वो डिवीजन जो थी वो एक लिहाज से टू बी नेगोशिएटेड थी, लाइन ऑफ कंट्रोल का आगे करना क्या है। अब देखिए ये बहुत, आप एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री में डाल देंगे, घंटे लग जाएंगे आपके इंटरव्यू में, आपको ये बात बता रहा हूँ। तो चले फिर हम। उसके हाँ हाँ। बाद देखिए, उसके बाद जो सोफिस्टिकेशन थी ना एसिमेट्रिक वॉरफेयर की, मैं एक अपने स्ट्रेटेजिक स्टडीज का बात दी, एसिमेट्रिक वॉरफेयर की जो सोफिस्टिकेशन थी, वो 1980s में हमने देखी कि एक सुपर पावर को डिफीट किया। और वो कोइंसाइड किया, उस वक्त पाकिस्तान ने इनिशिएट नहीं किया था। मेरे व्यू में जो 1989 में जो इंसर्जेंसी कश्मीर में स्टार्ट हुई है, वो सबसे सबसे ओरिजिनल थी। सबसे ज्यादा वो 47 के बाद वो सबसे बड़ी इंसर्जेंसी जो खड़ी हुई थी जो इंडिया में। तो कश्मीर इज डिसाइडेड टू क्विट इंडिया, और पाकिस्तान ने उसको जिस तरीके से हैंडल किया, अभी इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं। इट्स स्टिल सॉर्ट ऑफ एन ऑन गोइंग प्रोसेस गोइंग ऑन। लेकिन मेरे अपने व्यू में देयर कुड हैव बीन हैंडल मच बेटर इन अ डिफरेंट वे कश्मीर के, कि आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। तो इवेंचुअली ये था कि वे डाउन होना शुरू होगी, मतलब इंडियन आर्मी ने सप्रेशन करनी स्टार्ट कर दी, उनको बहुत कैजुअल्टी हुई, कंटिन्यू कभी तक आप देखें कि वो काबू नहीं कर पाए हैं। तो वो स्कूल ऑफ थॉट तो एक एग्जिस्ट करता है कि जी, मतलब अगर कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल में रखेंगे तो आपका नैरेटिव भी ये है कि ये आपने उसको नहीं रखना है, क्योंकि वो नेगोशिएटेड तरीके से फिक्स नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, ये स्कूल है। तो वो अगेन, वो जैसे मैंने आपको इंटरव्यू के शुरू में कहा था कि अगर आप स्ट्रेटजी को क्रिकेट, T20 क्रिकेट मैच की तरह सोचेंगे कि हम जीत गए तो हार गए, तो आपके पास कभी आंसर इसका नहीं मिलेगा। इस किस्म के जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिस पॉइंट पर आपने मुझे रोका था, मैं उस पॉइंट पर वापस आना चाह रहा हूँ कि इंडिया ने आपको डिसमेंबर इसलिए नहीं किया था कि दे लव द बंगालीज, बांग्लादेश। बांग्लादेश को आज समझ आ गई है ना, आज आज जब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वो एक तो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, टू नेशन थ्योरी को खत्म करना चाहते थे, डिक्लेयर उन्होंने किया इस बात को। और दूसरा ये कि दे वांटेड टू हैव वेसल स्टेट और अराउंड इंडिया, और अराउंड इंडिया कि मतलब ऐसे स्टेट हो जो हमारे नीचे, हेजेमोनिक डोमिनेशन के नीचे हो, डिपेंडेंट और इंडिया हो, जैसे उन्होंने बांग्लादेश को पिछले 50 साल में रखा। इवेंचुअली बांग्लादेश ने इंडिया को कहा थैंक यू वेरी मच, काफ़ी हो गई है। देख लिया ना आपने, एक मॉडल आपके सामने है। श्रीलंका, नेपाल, वो स्मॉल कंट्रीज हैं जो कि उनको चैलेंज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री दैट चैलेंजेस इंडिया, विद और विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स उसने चैलेंज किया है। चैलेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सब कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, और आपके पास तो अब न्यूक्लियर डिटरेंस है, तो हर स्पेक्ट्रम एक है उसको चैलेंज करने का। लेकिन अभी भी जस्ट वी स्पीक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके बलूचिस्तान में इंडिया वही हरकतें कर रहा है। तो आप मतलब सक्सेसफुल की किसकी बात कर रहे हो? वो आपके सामने उन्होंने वो चीज़ की और ओपनली एडमिट कर रहे हैं, ये नहीं कि वो कोई मतलब कर नहीं रहे। तो लॉन्ग आंसर टू योर शॉर्ट क्वेश्चन इज दैट सब कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ, फर्क सिर्फ ये है कि जब ग्लोबल अटेंशन करके सोवियत यूनियन को डिफीट करना होता है तो वो इज ओके, व्हेन इट इज नॉट देन इट इज नॉट ओके, यू नो। तो आपके सामने मेजर पावर्स डिफीट हुई हैं, ब्रिटिश एम्पायर को नहीं काबू कर सका है बहुत सारी जगहों पे अफ्रीका में। तो एक हिस्ट्री है उसके बारे में। सो इफ गिविंग यू दैट दिस इज नॉट समथिंग जो कि आप राइट ऑफ कर सकते हैं और ये कभी ख़त्म भी नहीं होगी इस तरीके से। ये ज़रूर
एक पॉइंट मैं आपको जरूर कंसीड करूंगा कि जिस तरीके से ये चीज यहाँ पर हुई है, उसने हमारा इकोसिस्टम को तबाह कर दिया है। इतना ज्यादा ये जिहादी टेररिज्म जिस तरीके से चला है पिछले 40 साल से, आपकी जनरेशन इस उस अम्ब्रेला के अंदर पैदा हुई है जिसने पाकिस्तान के कैरेक्टर को, आइडेंटिटी को, सोसाइटी के प्रेफरेंसेस को, उसने उसको इफेक्ट कर दिया है। मोर देन एनीथिंग आउटसाइड इट हैज अफेक्टेड इंटरनली। तो मेरे व्यू में ये इंटरनली जो कोलैप्स है, तो पाकिस्तान को अपने रेट्रोस्पेक्टिवली जाना पड़ेगा कि आप अपने आइडेंटिटी को एक एक्सट्रीमिस्ट वे ऑफ थिंकिंग के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, जबकि एक वाइब्रेंट कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, जो कि मॉडरेट मुस्लिम कंट्री, जो कि एक मॉडल बन के निकलना चाह रहा था पूरी दुनिया में, हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ मॉडर्न मुस्लिम कंट्री कैन सर्वाइव। वो आपका एम था, वो आपका ऑब्जेक्टिव था। इट इज जिनाज पाकिस्तान, जिनाज मुस्लिम पाकिस्तान राइजिंग इन द वर्ल्ड। उसकी जगह आप एक इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट बनने की है, जिसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर लड़ाई झगड़ा इंटरनल रहता है। उसका इफेक्ट आपको इंटरनल बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिसकी वजह से। और एक पॉइंट आता है कि जब आप देख लें कि आपकी एक स्ट्रेटजी उस पॉइंट से कि वो स्ट्रेटजी आपकी अब काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है। तो मैंने आपको काउंटर प्रोडक्टिव बताया कि आपको इंटरनली उसको जी। इफेक्ट होना चाहिए। तो जो स्ट्रेटजी आपकी कामयाब नहीं हो रही, उस स्ट्रेटजी को छोड़ के जहां पे आपको सक्सेस हो रही है, आप उस सक्सेस स्टोरी पे जाएं। ये एक सिंपल एडेज बुनियादी ऑफ सी बात है। स्ट्रेटजी है कि हम्म। यू रीइंफोर्स सक्सेस, यू नो एंड यू मिनिमाइज द फेलियर्स एंड यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाई द फेलियर इज हैपनिंग। आप अगर फेलियर को रीइंफोर्स करते रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू गॉट टू फिक्स द फेलियर एंड यू गॉट टू रीइंफोर्स योर सक्सेस। दैट्स द स्ट्रेटजी। So maybe Pakistan is missing out something, or maybe they have learned their lessons, and uh, मुझे तो ये उम्मीद है, मेरा ख्याल है कि अब वक्त बदलेगा। मेरे ख्याल में दुनिया के शायद ही कोई बड़ा मुल्क हो, जो शायद ही कोई बड़ी ताकत हो जिसने अपने स्टेट क्राफ्ट के ज़रिए इस तरह की ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं किया हो। इट्स जस्ट कि पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन शायद हम उसको उस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर सके और वो हमारे ऊपर ही फायर बैक कर गए। खैर, हमने बहुत बड़ा डिटोर ले लिया पूरे मौजू पे, लेकिन दिलचस्प बात रही। मुझे बताइएगा, हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे थे हमारे न्यूक्लियर जर्नी में। एक बहुत बड़ी बहस होती है हमारे मुल्क में क्रेडिट लेने के हवाले से, कि जो आखिर में हमने धमाके किए, जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम था, बहुत एक बड़ा तबका है जो उसको सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप, सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप का क्रेडिट कहता है कि बेनज़ीर ने मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी अपना किरदार अदा किया। फिर नवाज शरीफ वॉज द वन हु टुक द डिसीजन कि हमें डेटोनेट करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो कहता है कि भाई इन लोगों के तो हाथ में कुछ था नहीं और ये लोग कौन सा फैसला कर सकते थे। इस हवाले से आप बताइएगा कि ये कंसेंसस था, किसका क्रेडिट ज़्यादा था यहाँ पे, की डिसीजन मेकिंग में किसका क्रेडिट आप देखते हैं? देखिए, पूरे पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई अगर एक आपकी हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री का कोई एक चीज़ है जिसपे आपका नेशनल कंसेंसस के साथ आप चले हैं, वो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एट एवरी लेवल। जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए, नाम तो क्रेडिट उसमें पड़ गया ना, कौन क्रेडिट लेगा कौन लेगा, जी। सब क्रेडिट लेंगे। सबका डिसीजन अपने टाइम पर था, सबका, एवरी डिसीजन। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जो लोग ये कहते हैं कि वो जी फलाने क्वेश्चन की बात की, ये मत करो, फलाना करो, ये ना करो, ओ ये हो जाएगा, आप उसे लो फला बकरी था तो फला शेर था, मतलब दिस इज अ वेरी लो लेवल ऑफ डिबेट एंड लो लेवल ऑफ डिस्कशन विच आई विल नॉट इंडल्ज इन। आपने मुझसे बताया तो मैं आपको जर्नी के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे मुमकिन है कि बेनज़ीर भुट्टो हो जाएगा, कोई कॉन्ट्रेरी डिसीजन दे, जबकि फाउंडेशन उसकी उनके फादर की लेगेसी है न्यूक्लियर प्रोग्राम। हम्म। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक के दरमियान जो भी उनकी कंट्रोवर्सी हो, वो ज़ियाउल हक फिनिश्ड भुट्टोज ड्रीम डिस्पाइट ऑल द एनिमोसिटी बिटवीन द मिलिट्री एंड द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट इन द लेट 70s एंड ऑल, डिस्पाइट ऑल दैट। ये पॉलिटिकल डोमेस्टिक को एक साइड पर अगर आप रख के उस चीज़ को हटाए, तो लुक एट दैट। ज़ियाउल हक की डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट ना होती 80s के अंदर, तो आपका प्रोग्राम कहीं गया ही नहीं था, हो ही नहीं सकता था। That would have been derailed exactly like Iraq and other places। उसको डिसआर्म कर सकते थे, आपको इतना ज्यादा करके खत्म करते थे। इट वॉज दैट पीरियड। अब उसका हर एक का था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो आपने बना लिया, लेकिन उसकी वजह से जो सोवियत यूनियन का जहाज था वो आ गया। अमेरिका ने इग्नोर ही इसी वजह से किया था कि चलो यार ये प्रोग्राम, कश्मीर बैक बर्नर पे था, उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो प्रोलिफरेशन कंसर्न थी उसको बैक बर्नर पे डाला। और ये प्रेसिडेंट जियाउल हक की
क्लासिक डिप्लोमेसी थी कि विद प्रेसिडेंट रेगन उनके साथ मिलके उन्होंने एक चीज की और आपको वो विंडो मिली। उस विंडो में आपने स्पीड अप करके अपना फिसाइल मटेरियल बनाया, इवेंचुअली डिलीवरी सिस्टम आप लेकर आए। मैं किसी एक का नाम लूँ, इसमें बहुत सारे नाम हैं, आप अगर आप क्रेडिट की बात करें तो फिर मैं उनका नाम लूंगा जो क्रेडिट है। प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान वॉज द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन इन डिफरेंट कैपेसिटी, उसको मैं नाम ही नहीं लेता। ही वॉज वन मैन जो कि स्टेट बैंक गवर्नर थे, उसके बाद डिफेंस में थे कंसिस्टेंटली 23 तक। जो रोल उन्होंने प्ले किया है ज़ियाउल हक के जिंदगी में और पोस्ट ज़ियाउल हक एज 5 years इन प्रेसिडेंट, वो क्योंकि वो बोलते नहीं थे, उन्होंने कोई हिस्ट्री दी और मैं मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं उनको इंटरव्यू नहीं कर सका, वरना हर एक ने मुझे बताया कि उनका रोल क्या था। बल्कि यहाँ तक कि एक्यू खान ने भी मुझे बताया, मुझे तो नहीं बताया उन्होंने इंटरव्यू किया क्योंकि मैं उनको इंटरव्यू नहीं कर सकता था। लेकिन जब मैं सर्विस में था और उनसे जब भी मिलता था वहाँ पे, तो वो मुझे कहते थे कि गुलाम इसाक खान ना होता तो ये प्रोग्राम ना होता। वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते थे उनको बार बार, एक्यू खान। जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं सर्विस में उनको उनसे बात करता था, तो वो अब वो लोग थे। उसके बाद साइंटिफिक कम्युनिटी में आपके मतलब मिलिट्री साइंटिफिक कम्युनिटी का एक जोड़ बन गया था मिड 70s में, उसके बगैर ये चल नहीं सकता था। और जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, तो मिलिट्री बिल्कुल बाहर थी इस प्रोग्राम से। मैं बात कर रहा हूँ 72, 74, 73, उस वक्त ये बाद में जब जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज आउट ऑफ पावर, तो ज़ियाउल हक जब टेक हुए, वहां से मिलिट्री और साइंटिफिक कम्युनिटी ऐसे जेल होके निकले। एंड दैट वाज द पीरियड जो कि ये लेकर गया है। और जितनी जल्दी, तो आपने पूछा था शुरू में कि एक्यू खान का कितना बड़ा रोल था, तो मैं आपको उसके बारे में ये बताऊं कि एक्यू खान ने हाईली इनरिच यूरेनियम बेस्ड आपको बॉम्ब डिलीवरी फिसाइल मटेरियल बना के थ्रू सेंट्रीफ्यूज मेथड उस वक्त दिया था, जो किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं आ सकता था कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। इट वॉज हिज जीनियस दैट ही डिड इट। और जिस तरीके से वो छोटे छोटे पार्ट्स को ला के पाकिस्तान के अंदर करके असेंबल करके उसको इस्तेमाल करना, ये किसी और की बस की बात नहीं थी। ये वही टेक्नोलॉजिकल बेस था जो उस्मानी और भुट्टो इन लोगों ने भेजा था। अगर वो लोग ना होते, वो टेक्निकल एबिलिटी ना होती, और एक्यू खान का ये ऑर्गेनाइजिंग ब्रेन, ही वॉज अ मेटलर्जिस्ट, ही वॉज नॉट अ फिजिसिस्ट। तो फिजिसिस्ट साइंटिस्ट टेक्निक ला के उनको ऑर्गेनाइज करके एक फिसाइल मटेरियल करना, क्योंकि आपका जो अदर राउट था जो जिस पे एटॉमिक एनर्जी कमीशन जा रहा था, जिसको कहते हैं द प्लूटोनियम राउट, वो एक प्रोसेस होता है कि आपका पावर रिएक्टर होता है या प्रोडक्शन रिएक्टर होता है, उससे आप प्लूटोनियम निकालते हैं, यू और वो इम्प्योरिटीज को फिर आप निकालते हैं थ्रू रिप्रोसेसिंग सिस्टम, और 239 को करते हैं, और उसको इवेंचुअली रिप्रोसेस इस तरह करें कि वो वेपन ग्रेड पे आ जाए। वो प्रोग्राम जो था वो इतना ओपनली हर कंट्री ने उसी प्रोसेस को किया था। तो अमेरिकन और ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ने उसको इतने इफेक्टिवली ब्लॉक किया। फ्रांस से प्री प्रोसेसिंग प्लांट नहीं आने दिया, जर्मनी से हैवी वाटर रोक लिया, कनाडा ने रोक लिया। तो एवरीबडी वाज ब्लॉकिंग देयर। उनके ख्याल में नहीं आ सकता था कि ये जो कंट्री जो डिसेंट बाइसिकल नहीं बना सकते, वो इतने बड़े टेक्नोलॉजी को कर जाएगा। ये बहुत बड़ा फीट था एक्यू खान का उस वक्त जब ये था। और ये लफ्ज मेरे नहीं थे, मेरे ख्याल एक्यू खान के लफ्ज थे कि कंट्री दैट कुड नॉट प्रोड्यूस अ डिसेंट बाइसिकल हैज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड एन एचईयू बॉम्ब। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम उस वक्त प्रोपल्शन के लिए इस्तेमाल होता था, और फॉर अदर पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन वेपन्स के लिए स्पेसिफिकली Pakistan was the only country that did that, and that is what surprised them at the moment. In the mid 80s में जब उनकी कैपेबिलिटी हो गई, उसके बाद आपने देखा है कि जब ये ज़ियाउल हक की भी डेथ हो गई और ये सोवियत यूनियन का वो ख़त्म हो गया, पर आप पे सैंक्शन लगने शुरू हो गए 90s। वो एक सेकंड फेज आपका आता है। देखें आप, ये इसको क्रेडिट उसको क्रेडिट दें, आप ये देखें कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ फ्रॉम जब से वो पावर में आए थे ज़ियाउल हक की डेथ के बाद से, उनको किस किस्म के चैलेंजेस थे। देवर अंडर प्रेशर सैंक्शन, देवर अंडर सैंक्शंस। कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, वो सिग्निफिकेंस पाकिस्तान की जो उस वक्त थी कोल्ड वॉर में, वो रही नहीं थी। तो वो अमेरिका विक्टोरियस हो गया था। वो एक नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर एक दबा के उस पूरा 1990s के अंदर बहुत ह्यूज चैलेंज था। तो ये कहना कि वो मिसाइल फलां लाया, जाहिर है कि मिसाइल आपने लाना था, क्योंकि F-16 आपके रोक दिए थे उन्होंने अंडर न्यूक्लियर प्रोग्राम 60 में। तो आपके डिलीवरी सिस्टम का जो की एलिमेंट था वो रुका हुआ था। फिर आप
चाइना की तरफ जा रहे थे, आप कोरिया की तरफ जा, बिकॉज यू विल डू एवरीथिंग पॉसिबल। और उसकी वजह यह थी कि अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में अग्नि और पृथ्वी और ये प्रोग्राम लगना शुरू हो गए थे। इंडिया का एक मिसाइल प्रोग्राम था। अब यू लेफ्ट इन द लर्च। तो हम्म आपकी हिस्ट्री है कि आपने वो चैलेंज उसको हर हालत में कर रहे हैं। यू कांट बी लेफ्ट सो बिहाइंड द कर्व। हम्म बोथ Ghulam Isaq Khan till 1993, and and then after that, uh, Benazir Bhutto and Prime Minister, the two prime ministers, इस कंसेंसस के साथ विद मिलिट्री बैकिंग के साथ चले। जितना मर्जी से मिलिट्री रिलेशन में पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहा हो, one thing that they were never disagreement was the nuclear program. So you should celebrate, if you have to celebrate the history of Pakistan nuclear program, it is one thing. यार जिस मुल्क में ईद एक दिन नहीं पढ़ी जाती, उस मुल्क के अंदर इतना बड़ा कंसेंसस होना बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, आप देखें ना, अभी आप ईद पे कंट्रोवर्सी आती है कि किस दिन ईद है, चांद किस दिन निकला। और ऑल ओवर द ईयर्स मुख्तलिफ हुकूमतों में, मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशंस में, ऑल ओवर द ईयर्स कई दिहाइयों तक इस पे कंसेंसस रहा जब तक हमने डेटोनेशन नहीं कर दी। हाँ, डेटोनेशन के बाद भी कंसेंसस है। अभी आप देखें कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में पाकिस्तान में इस इशू पे तो कोई किसी को कोई डिबेट नहीं है कि ये डिबेट नहीं है। किस तरफ होना हाँ, बस चाहिए, तो क्या ये हो होना सकता है कि जी मतलब किस हद तक आप जाएं, क्या करें वो। बट ये आपकी न्यूक्लियर जर्नी की एक बहुत बड़ी वो है। अब ये कि जी न्यूक्लियर डेटोनेशन जो हुआ है डिसीजन मेकिंग में, चाहिए। ये जब भी आपको क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है, आप हर तरफ देख रहे होते हैं। भाई फाइनेंस वाला बताएगा कि भाई अगर आप करेंगे तो मुझे सैंक्शन लगेगा, तो मेरा ये नुकसान है। हर कोई अपना व्यू तो देता है। हम लोगों ने ये बना रखा है कि किसी ने, ओए तू बकरी हो गया, तो फला हो गया। इस तरह नहीं होता भाई। यू हैव टू हैव फुल स्पेक्ट्रम ऑफ व्यू। तो जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसमें आप प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ की डिसाइड करके कर रहे होते हैं। और ये फैक्ट है कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था, देयर वाज नो वे टू स्टॉप पाकिस्तान। सवाल ही पैदा होता कि अब, लेकिन आपके क्योंकि सैंक्शन के तहत आपके इकोनॉमिक हालात इतने कमज़ोर हो चुके थे बाय 1998, आपके पास रिजर्व्स थे ही नहीं। आप सैंक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और ये था कि मतलब हम इकोनॉमिकली कोलैप्स ही ना कर जाए न्यूक्लियर के सिलसिले में। तो क्या डिसीजन हम पेंड करें, होल्ड करें, क्या करें? ट्रिमेंडस प्रेशर आ रहा था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ गवर्नमेंट पे कि आप मत करें। तो अ, मैं तो उस वक्त था, उस पूरे सिस्टम में था उस वक्त। तो आई नो दैट प्रेशर डायरेक्टली व्हाट इट वाज। अच्छा। लेकिन जब लोग बात करते हैं कि दे टॉक पॉलिटिक्स की, जी मुझे क्रेडिट मिल जाए तो लोग कहेंगे जी हम लोग की मैवरिक पॉलिटिक्स है ना इंडिया पाकिस्तान के अंदर के, मतलब हम जज्बाती लोग हैं। लोगों हम्म के जज्बात उखेड़ते हैं कि जी ये फला था। तो हकीकत ये है कि पाकिस्तान सिविल मिलिट्री रिलेशंस वाज रियली ऑन सेम पेज। देयर वाज नो वे दैट देयर वाज बैकिंग अप ऑफ एनीथिंग, सवाल ही। अरे आप क्या, मैंने खैर बुक में लिख दिया है कि 3 आवर्स आफ्टर इंडिया का टेस्ट, 3 बजे पाकिस्तान टाइम में हुआ है, 6 बजे, 6 PM पाकिस्तान, 3 घंटे के बाद से एवरीथिंग वॉज इन मोशन। एवरीथिंग वॉज इन मोशन फ्रॉम दैट 3 आवर्स आफ्टर इंडिया टेस्ट। जब टेस्ट हो गया कि क्या टेस्ट है, वाकई है, वेरीफाई हो गया, 6 बजे शाम से, मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, 6 PM on 11th May 1998 onwards the process had started. क्योंकि आप डिसीजन जो भी होगा, यू कैन स्टॉप नॉट डूइंग इट, बट यू हम्म कांट स्टॉप द प्रेपरेशन। बिकॉज आप अगर डिसीजन होता है फिर आप फंस जाओ। और आप सोचे कि किस पे आपको ये था कि आप पे काउंटर फोर्टिफिकेशन स्ट्राइक ना हो जाए, आप वेपन को निकाल के ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपको रस्ते में एम्बुश ना कर दे। हम किस टेंशन में हमने टेस्ट किए? इंडिया ने तो मतलब छुपा के टेस्ट किया ना, ताकि मतलब वर्ल्ड को पता ना चले, सरप्राइज दे दो। आपका टेस्ट सरप्राइज में नहीं हो रहा था। योर टेस्ट वॉज अंडर स्क्रूटनी फ्रॉम सैटेलाइट्स फ्रॉम ऑल ओवर। वो देख रहे थे कि कब करेगा, क्या करेगा। तो आप ये भी देखें कि वो 17 दिन जो इंडिया के टेस्ट के बाद हुआ था, वो एक अलग स्टोरी इटसेल्फ है। इससे हम्म कि हाउ डिड वी डू इट एंड सक्सेसफुली डू इट। और फिर उसमें डिप्लोमेसी चल रही है, प्रेशर चल रहा है, थ्रेट्स आ रही हैं, फिजिकल थ्रेट एज वेल एज डिप्लोमेटिक थ्रेट्स to a country that was weak, very weak economically, हम्म etc. उस कंट्री ने eventually decided to come out of the closet and show the fait accompli। और तो वो डिटरेंस को डेमोन्स्ट्रेट करना पब्लिकली इतना इंपॉर्टेंट था कि अगर आप ना करते तो लोग कहते हैं हाई कोई नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। हम्म और आपकी डिटरेंस, आप इंडिया का जो देखे ना कन्वेंशनल और वो चीज़ की, उनकी इंडिया के पावर पोटेंशियल तो इंडिया का आपसे 3-4 टाइम बड़ा है ना हर लिहाज से। न्यूक्लियर टेस्ट का डिसीजन हो गया। अब
two regional powers, two regional countries have now come out with nuclear weapons. पूरी दुनिया को इसका था कि अब इसका क्या मतलब हुआ, you know, मतलब इसकी मीनिंग क्या है। इनकी बड़ी हिस्टोरिक राइवलरी है, बड़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की राइवलरी है। ये कश्मीर के आइडियोलॉजिकल राइवलरी है, पावर एसिमेट्री इनकी है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट इनका है, और जिस तरीके से इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइसिस एंड वॉर्स हो रही है, उसमें ये न्यूक्लियर वेपन्स का आना जो है डिफरेंट है। जबकि दुनिया में कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी, तो वहां पे रिसेस हो गया कि न्यूक्लियर थ्रेट वहां पे ग्लोबल लेवल पे हल्की हो गई थी सोवियत यूनियन के बाद। वो इस पे आगे के रीजनल लेवल पे ये क्या हो रहा है, तो बड़ा और ऊपर से इससे पहले प्रेशर बड़ा था कि टेस्ट बैन ट्रीटी साइन कर लो, फिसाइल मटेरियल रोक लो। एक आर्म्स कंट्रोल के ऊपर एक बड़ी डिस्कशन उस जमाने में थी, जब जिसमें टेस्ट किया गया। तो व्हाट डज दिस मीन? तो अब दो पाथवेज वहां से निकले। एक था लाहौर, लाहौर एग्रीमेंट जिसपे वाजपेयी साहब आए और पाकिस्तान है, और दूसरा हुआ था कारगिल 99 में। आपको दो डिफरेंट पाथवे नजर आए। एक पाथवे ये था कि जी इंडिया पाकिस्तान अब रप्रोचमा की तरफ जाएंगे, मॉडस विवेंडी ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, और अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फोर्स के और वॉर के और इसके जरिए नहीं हो सकती। एक एग्रीमेंट है, एक फ्रेमवर्क है, जिसमें लाहौर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसमें अटैच था। और ये एक पाथवे होगा कि अब इंडिया पाकिस्तान जो है वो अपना इशू जो है वो मैनेज कर पाएंगे राइवलरी को। पुरअमन तरीके से एक दूसरे के साथ रहेंगे। हाँ, कि मतलब एक प्रोसेस था। और वाजपेयी साहब आए, वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान गए, सब कुछ गए, इंडिकेट किया कि भाई अब हमने मान लिया भाई न्यूक्लियर पाकिस्तान का मतलब है कि अब वो पाकिस्तान टू नेशन विजन वाली बात अब खत्म है तो है, बस जो है सो है, मतलब इस किस्म की बात थी। और इंडिया जिस तरीके से इंडिया आके पाकिस्तान में आया था, वो अपने साथ क्रिकेट सॉफ्ट पावर भी साथ देकर आया था, एक्टर्स डेमोन्स्ट्रेट बॉलीवुड, एक बहुत बड़ा हंगामा और ड्रामा था उसके साथ। पीपल टू पीपल भी एक वो था, कनेक्ट पीपल टू था, और पीपल वो था, बहुत ज्यादा एक एंथुसियाज्म कल्चरल हो और गया हर था कि लेवल भाई पे उन्होंने कोशिश की है। बिल्कुल। मेरे अपने व्यू में मेरी सेकंड किताब जो सबकॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट है, उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा है। कभी उस किताब को देखें, उस पर डिस्कशन करें। दैट्स अ डिफरेंट बुक, जो कि आज के क्राइसिस के ऊपर मोर रेलिवेंट है। तो हम्म, वो एक था कि फॉरलॉर्न होप था, एक होप था कि होपफुल, यानी कि आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर की, एक छोटी मोटी क्राइसिस चलती रहेंगी, लेकिन एक पाथवे डिस्कवर हो गया। कारगिल वॉज अ डिफरेंट पाथवे के यार, ये तो बैक टू द स्क्वायर वन है, और अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ये तो मतलब पंगे हो सकते हैं ये। तो वो जो आपने सवाल किया था कि वो कारगिल वॉज गिवन के लाहौर के बाद हुआ था वो, और लाहौर के शेडो में हुआ था वो। तो हम्म, वहां से ये दो डिफरेंट चीजें स्टार्ट होगी। और उधर से कम इंडिया का नैरेटिव ये हुआ, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन पाकिस्तान का नैरेटिव ये था कि पाकिस्तान मिलिट्री वाज नॉट रेडी फॉर rapprochement विद इंडिया। अच्छा। कारगिल के ऊपर ये था। और इंडिया ने उसको कहा कि देखिए जी, हमने तो लाहौर आपके साथ किया, तो आपने ये कारगिल करके तो वो डिरेल कर दिया। तो वो ट्रस्ट जो डेवलप हुआ था वो शेक हो गया। इंडिया का ये दावा कि उन्होंने सुलह का हाथ बढ़ाया था लेकिन हमने कारगिल कर दिया पीछे से, ये किस हद तक जायज़ है आपकी नज़र में? आप ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप इंडिया बैठे हो तो वो आप तो यही कहेंगे ना कि यार हम लाहौर का फ्रेमवर्क मौजूद था, उस फ्रेमवर्क के अंदर कारगिल का होना तो कोई जवाब बनता नहीं था। लेकिन कारगिल की अपनी अलग स्टोरी अलग है, देखें। वो अब आप उसे पढ़ जाएंगे तो वो एक घंटा उसमें लग जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन वो सर कि जी ब्रीफली आप कारगिल बता। कारगिल था क्या और बन क्या गया, वो एक और चीज थी। कि मतलब आपको क्योंकि उस पर इतनी नेगेटिविटी ज्यादा होगी। मैं टाइमिंग की बात करूँ फ्रॉम ग्लोबल परस्पेक्टिव। हम्म, अब वो ये कि मैं खुद वहां पे कमांड कर चुका हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो मुझे वहां के डायनेमिक्स का पता है ना कि वहां पे होता क्या है। लाइन ऑफ कंट्रोल उस कारगिल और उस एरिया में ये था, क्योंकि वो डिमार्केशन के साथ अगर आप कोई पोस्ट अपनी छोड़ के पीछे हटते तो इंडिया के कैप्चर कर लेता है। अच्छा। तो पाकिस्तान की इस तरह की पोस्ट थी कि विंटर्स में आप पीछे हटे तो वापस आए तो देखा वो बैठे हुए। ये इसकी पूरी हिस्ट्री है। आप अगर किसी और मिलिट्री ऑफिसर वगैरह से पूछें जो उन्होंने सर्व किया, वो आपको बताएंगे। उसके बाद से मिलिट्री कॉन्शियस होगी। और वहां पर ये होता है कि अगर जहां से आपकी जिस तरह के डिफेंसेस हैं, आपको हमेशा वो पोजीशन लेनी होती है ताकि आपकी लाइन ऑफ साइट हो, जहाँ से आपका फायर इफेक्टिव हो। तो हम्म, इनिशियली तो स्टार्ट इसी तरह हुआ था कि ये मतलब हम ऐसी पोजीशन पे लें, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल फ्लूइड होती है ना, कोई एक ऐसी कोई स्ट्रेट पक्की लाइन लकीर तो नहीं नहीं होती। होती जैसे वो स्ट्रेट लाइन को भागा की तरह तारीख बॉर्डर नहीं होता है वहां पर। तो वो होते होते हर सेक्टर के अंदर था, और ये था कि उन्होंने कहा कि ये मेरे वॉच के अंडर ऐसी चीज नहीं होगी। वो बनते बनते देखा कि इंडिया ने इतना बड़ा एरिया छोड़ा हुआ था। तो ये जब आगे चलते गए तो एक जिसे कहते हैं मिशन क्रीप हो गया। बट अच्छा। इवेंचुअली इतना बड़ा एरिया वो ले गए कि उनको रियलाइज ही नहीं हो कि विंटर के अंदर ख्याल ये होता है कि विंटर के अंदर सस्टेन नहीं कर पाते।
लेकिन जो पाकिस्तान के NRI वगैरह के सोल्जर्स थे वो हर हालात के अंदर वो थे, रोबस्ट थे, वो सन ऑफ द सॉइल थे, तो वो सस्टेन कर सकते थे। लेकिन ये कि वो इतना रोबस्ट किस्म का प्लान नहीं था कि अगर वो एक्सपोज होगा तो उसको आपको हार्डन करना, बंकर्स बनाना, लॉजिस्टिक सप्लाई कंट्रोल करना, वो सब तो प्रोसेस बाद में होना था। तो एक थिंकिंग ये थी कि यार जब जब ये बर्फ पिघल जाएगी और जब ये रिवील होगा तो क्या ये पोस्टें सस्टेन कर सकेंगी। उनका ख्याल ये था कि ये अगर ये मतलब जिस तरीके से इंडिया आके कैप्चर कर गया तो और हम नहीं करेंगे तो शायद ये कंसोलिडेट हो जाएंगे। और ये और थे कि हम माउंटेन वॉरफेयर के अंदर डोमिनेशन का हाइट होती है। ये एक टैक्टिकल आप कह लो ऑपरेशनल एडजस्टमेंट वाली पॉलिसी थी जो कि इतनी बड़ी वॉर की शेप में आ गई बाद में। आई सी। और फ्रॉम इंडिया स्टैंड पॉइंट ये था कि ये मतलब ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है। पाकिस्तान कह रहा है नहीं भाई ये तो वहाँ पे बॉर्डर पे तो चलता रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, आप इतना बड़ा इशू क्यों मना रहे हैं। तो ये वहाँ पे इस तरह का डिबेट था। लेकिन दरअसल बात ये भी थी कि टू एन एक्सटेंड ये बात सही थी कि उस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री ने वाजपेयी की विजिट को इतना वेलकम नहीं किया था। और उसकी वजह थी कि वो इतना ड्रामाई अंदाज, ये बॉलीवुड अंदाज से आते हैं ना ये कुछ, जब इंटर स्टेट रिलेशन होता है तो पहले अब ब्यूरोक्रेसी पीछे बैक चैनल चीजें चलती है। एक आप ग्राउंड क्रिएट करते हैं जब समिट मीटिंग होती है। ये हम्म। आप एक बात बड़ी गौर से समझिएगा, ये शायद किसी और ने इस तरह बात की नहीं है। जब भी कोई समिट मीटिंग होती है, जी। पुतिन ट्रम्प की होगी किसी की होगी, वो इस तरह ड्रामा ही नहीं होता कि मैं आ रहा हूँ भाई चल। हम्म। देयर इज सम ग्राउंड वर्क जो कि पीछे हम्म। स्टेट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी लेवल पे, फिर वजीरों के लेवल पे एक ग्राउंड बनाया जाता है, उसके बाद विजिट होता है। ये ना हो कि मतलब उस लेवल पे आके ड्रामा करो वो कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर आपने फाउंडेशन नहीं क्रिएट किए तो यू जस्ट कांट डू ड्रामा। वो है मैं बस में आ रहा हूँ जी वो देखी जाएगी, यू नो। या जैसे वो मोदी साहब ने क्या मैं काबुल से आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी सालगिरह में आ रहा हूँ, जैसे 2015 में 15 में किया था उन्होंने। तो जी जी, ये नवाज शरीफ के घर पे जब आए गए थे। मतलब पॉलिटिकली तो ये लगता है बहुत बड़ा जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, अब हम्म। पॉजिटिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है। लेकिन उसके पीछे क्योंकि स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं होती है इसलिए वो कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो अब स्टोरी तो ये बनती है कि देखो जी हमने तो कोशिश की तो उन्होंने ये किया। तो बात तो मतलब अगर आप एम्पिरिकली देखें तो बात बनती है। लेकिन असल में अंदर का प्रॉब्लम ये होता है कि ये दोनों को पहले आप बैकडोर होता है, स्ट्रक्चर बनता है कि यार गिव एंड टेक होता है फला, तो ये पता होता है कि कैसे हो रहा है। जैसे मनमोहन सिंह और मुशर्रफ के या वाजपेयी के दरमियान सालों प्रोसेस हो रहा था, कश्मीर फॉर्मूले की आपने ज़ात जिक्र सुना होगा, 4 पॉइंट फॉर्मूला की कैसे हर चीज़ जो थी वो सॉल्व थी। फिर होता कि समिट होती कि जी या मनमोहन सिंह तशरीफ लाते वहाँ या ये जाते, तो एक फिर होता कि ये लो जी हमने बिग एग्रीमेंट कर लिया है। तो वो लाहौर से भी बड़ा एग्रीमेंट होता अगर वो देवर वेरी क्लोज टू दैट। ये साउथ एशिया की बड़ी ट्रेजिडी है। कहने का मतलब ये था अनफॉर्चुनेटली कि वो एक भी नहीं लाहौर हो वाला सका। प्रोसेस था और एक कारगिल प्रोसेस था, जिसकी वजह से दो स्ट्रीम ऑफ थॉट निकले थे कि ये या तो आप क्राइसिस टू क्राइसिस करते जाएंगे, हम्म। या फिर आप जो है कि एक पीस प्रोसेस स्टार्ट करते करते इवेंचुअली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करके ट्रेड और वॉर और पीपल टू पीपल कांटेक्ट कर लेंगे, और ठीक है टू सॉवरेन कंट्रीज होंगे, लेकिन आपकी वो जो राइवलरी है वो मतलब पॉइजन नहीं होगा, फला नहीं होगा। सैडली हम दूसरे पाथ पर इस हद तक चले हैं कि अब आपकी जनरेशन जो हैगी वो एक दूसरे के ऊपर इतनी पॉइजनस हो चुकी है, इतनी ये राइवलरी हेट्रेड की शेप में नहीं थी। अच्छा। 65 71 80s लेके जब भी आप देखें हमेशा ये था कि ये मतलब ठीक है क्राइसिस हुई, वॉर हुई, सब कुछ हुई, उसके बाद देखे ना हमें अयूब खान शास्त्री को जाके मिला, भुट्टो इंदिरा गांधी को जाके मिला, जियाउल हक राजीव को मिलता था, उसको मिलता था। आप हर पीरियड को अगर आप उठा के रिसर्च करें, राजीव बेनजीर मिले, बाद में नवाज शरीफ वाजपेयी मिल रहे, मतलब एवरीवेयर आपने एक प्रोसेस रखा था कंटिन्यू कि ठीक है यार मतलब हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हमारी 5 साल की हिस्ट्री है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स इंटरेक्शन है, कल्चर हमारा एक है, लैंग्वेज एक है, लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस प्लेसेस दोनों की एक दूसरे की, आप उसको विश अवे कर ही नहीं सकते जितना मर्जी आप दुश्मन बन जाए। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 10 सालों में ये चीज़ें हुई हैं, और ख़ास तौर पे अब 2025 के बाद इतना मुश्किल है इंडिया पाकिस्तान को वापस लाना, क्योंकि सोशल मीडिया और वॉर और नैरेटिव ने इतना पंजेंट कर दिया है कि अब वो कहते हैं जाओ तुम अपना रास्ता लो, हम अपना रास्ता ले, ऐसा जी, था नहीं। मैं फ्यूचर की तरफ आता हूँ कि किस तरीके से हमारे ताल्लुकात आगे जाके शेप होंगे। मुझे बताइएगा, मई के पहले हफ्ते में, पहले 10 दिन में
पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो क्लैशेस हुए वो पिछले कई सालों के बाद, बल्कि कई दहाइयों के बाद हमने देखा कि इस लेवल पे पेनिट्रेशन हुई। मतलब फौजी तो नहीं एक दूसरे के अंदर, फौजों ने तो सरहदें अबूर नहीं की, लेकिन मिसाइल्स वगैरह जो हैं वो पाकिस्तान में भावलपुर तक उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए। एक 5 दिन की एक भरपूर किस्म की कशीदगी रही। आप कैलिफोर्निया में हैं, आप स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ पढ़ाते भी हैं, आपका एक बैकग्राउंड भी रहा है। इस पूरे मंजरनामे को आपने किस तरीके से देखा, बिलखुसूस नताइज के हवाले से आप इसको किस तरीके से एवेल्युएट करते हैं? देखिए, मैं जिस वेंटेज पॉइंट से इस पूरी क्राइसिस को देखा है, एक तो ये क्राइसिस बड़ी, दिस इज येट अनदर ट्रेजेडी ऑफ साउथ सब कॉन्टिनेंट, पहले तो मैं इसको इस तरह कहूँगा। हम्म और कि जिस तरीके से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, अब देखिए कि ये क्राइसिस 2019 के बाद ये क्राइसिस आया है। इसका मतलब है 6 साल तक आप तकरीबन रिलेटिवली पीस रहा है। आप जी देखें कि हम पिछले 5-6 साल से ये बात करते रहे, बिलखुसूस कई सालों से, जब पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर जो था, टीटीपी कभी आ रहा है, कभी बलूचिस्तान बीएलए हो रहा है, कभी ईरान पाकिस्तान को एक्सचेंज हो रहा है, आपका वेस्टर्न बॉर्डर बहुत डिस्टर्ब रहा है। लेकिन कई सालों से आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर थी, और इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को तू तू मैं तो कर रहे थे, लेकिन मतलब काइनेटिक किस्म की चीज़ें नहीं थी, मतलब वायलेंस नहीं थी इंडिया पाकिस्तान। तो हम ये सेलिब्रेट करते कि कम से कम स्टेबिलिटी सबसे बड़ा इंडिया पाकिस्तान की जारी है। अचानक एक दिन एक चीज़ होती है, और उसके बाद ये सबसे बड़ा जो इशू है इंडिया पाकिस्तान का, कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जब उम्मीदें एकदम होती है अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान से रिस्पांस आता है, वो रिस्पांस ये नहीं कि जी इमीडिएट प्रॉब्लम हुई क्या है, वो उसको वेरीफाई करने के काबिल ही नहीं होते। उन्होंने बगैर सोचे समझे उन्होंने पहले तो इल्जाम लगा के इतना बड़ा एक्शन ले लिया, वाटर ट्रीटी फला फला ये बंद कर दो, हम्म और उसके ऊपर उन्होंने एक्शन कर दिया। दरअसल ये क्या इंडिकेशन थी कि इंडिया थ्रू आउट, डिस्पाइट द फैक्ट कि जी आपकी ट्रैंक्विलिटी थी इंडिया पाकिस्तान की, आप देख रहे हैं कि इंडिया क्लेम कर रहा था कि ये कश्मीर में वायलेंस कम हो गया है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, कश्मीर हम्म में इन्फ्लुएंस आनी शुरू हो गई, नॉर्मलाइजेशन हो गई है एक तरह से वहाँ पे। नॉर्मलाइजेशन हो रही है। आप 1 महीना 15 दिन पहले तक तो बोस्ट कर रहे थे, तभी तो हम्म पहलगाम में इतने लोग हनीमून और ये आ रहे थे, और आर्टिकल 370 को करे हुए तकरीबन 6 साल हो रहे थे। मतलब आप सोचें कि एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। पाकिस्तान तो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा जो भी इंडिया ने 370 को हटाया और वो सारा किया, लेकिन दुनिया के कोई और मुल्क को परवाह नहीं थी इन चीज़ों की। आपने ये बात नोट की है, जी सिवाय आपके कोई भी नहीं है, इंक्लूडिंग योर इस्लामिक ब्रदर्स। हम्म इसका मतलब आप लोन वॉइस करके अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो वेयर आर यू डेवलप। आई एम टॉकिंग इंडिपेंडेंट, मैं पाकिस्तान की पोजीशन में आपको फैक्चुअली एम्पिरिकली बात बता रहा हूं। तो मोर और लेस आपको ये ऑकवर्ड मेरी बात लगेगी लोगों को कि मोर और लेस फ्रॉम एन इंटरनेशनल परस्पेक्टिव, क्योंकि आपने मुझे कैलिफोर्निया व्यू पॉइंट दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल इज वेरिटेबल द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और कश्मीर। फ्रॉम इंटरनेशनल परस्पेक्टिव जो कहेंगे नहीं, लेकिन एक्चुअली ये डिवाइड परमानेंटली हो चुका है। ना इंडिया पाकिस्तान का ले सकता है, ना पाकिस्तान इंडिया का ले सकता है, नो मर्जी क्या स्ट्रेटजी में। आपने शुरू में कहा था ना कि मतलब आप सब कन्वेंशनल और ये करके क्या हासिल होता है, हम्म तो मर्जी आप कर लें कुछ नहीं होगा, वो सप्रेस करेंगे, एंड में सिर्फ कश्मीरी मारा जाएगा। तो ये हो मुमकिन ही नहीं है कि अगर आप कश्मीर फ्रीडम को कॉज कर रहे हो तो उसमें आप इतना हीनियस क्राइम को सपोर्ट करें कि वो यंग विडोज को आप मारे और अलग करके इस तरह मारे। एक हम्म बड़ा भयानक किस्म का एक सीन था, किसी भी जगह हो सकता है ये। तो पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया, लेकिन टोकन के तौर पे कंडेम किया, दिल से उसको कंडेम उस तरह नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ इस बात को। तो जाहिर है कि इंडिया के अंदर जो गम गुस्सा था, हम्म वो लेवल मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान के अंदर उसको उसको नोट किया गया कि नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तू मैं इतनी हो जाती कि आप एक दूसरे को सिविलाइज तरीके से कर रहे हैं, अनसिविलाइज तरीके से बिहेव किया है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं साफ खुले अल्फाज में कहूँगा कि 5,000 साल की सिविलाइजेशन इस तरह एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं करते, इस तरह एक दूसरे को मतलब इस जिन अल्फाज में और जिस बॉडी लैंग्वेज में सीनियर सहाफ़ी और रेप्यूटेड लोग और इस किस्म की जो बातें जिस तरह की हुई हैं, वो कोई अच्छी मिसाल दुनिया में नहीं समझी गई है। अब हम्म आते हैं कि इस क्राइसिस क्या है। ये इंडिया ने जितनी रैपिडली डिसीजन करके अपने आप को ट्रैप किया कमिटमेंट में, अब वो फंस गया। और पाकिस्तान ने कहा कि जो मर्जी आप कर लो, जवाब दो।
अब इंडिया को भी पता होना चाहिए कि हर क्राइसिस पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्स दिया है। एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री, 600,000 आर्मी, 250 मिलियन पीपल, वो एक इंडिया की हिजीमोनिक और बुली में नहीं आएंगे। ये ट्राइबल किस्म के हम लोग हैं, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम डोमिनेंस नहीं मानते। ये बात तो हम्म, मानते हैं ना, पाकिस्तान का एक वो नहीं होगा। ये यहाँ तक कि बांग्लादेश को उन्होंने 50 साल दबाया, इवेंचुअली उसने भी कहा टू गो। आपने देखा है ना, हालांकि वो उस किस्म की सोसाइटी नहीं, वो डिफरेंट किस्म का कल्चर है वो, फिर भी। तो ये इंडिया की कोवर्सिव डिप्लोमेसी पॉलिसी का एक हिस्सा था, आम था, जो कि एक ट्रेजेडी ऑफ पहलगाम को उन्होंने यूज किया फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, जैसा उन्होंने बालाकोट में किया था। कि ऐसे जो पुलवामा में हुआ था कि जी वो अटैक किया, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में गए और उन्होंने कहा कि जी मैंने तो ऑब्जेक्टिव अपना हासिल कर लिया है, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो 2/3 मेजोरिटी के साथ आ गए, पहले हम्म, जितनी थी उससे डबल हो गए। तो उनका ये ख्याल था कि कोर्सिव डिप्लोमेसी करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कर लेंगे। तो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो इंडिया का था वो ये था कि मतलब जो इमीडिएट ग्रीवेंस इंडिया का था उसको टारगेट करे। और क्योंकि वो बालाकोट में एक दफ़ा लाइन सिर्फ कश्मीर से नहीं बल्कि बियॉन्ड कश्मीर जाके पाकिस्तान को टारगेट कर गए थे, अब उनका ख्याल ये था कि हम मुरीद के और उस जगह कर लेंगे, जो कि वो पिछले 25 साल से उनको एक, आई कॉल इट क्यूमुलेटिव ग्रीवेंस है ना, कि एक 30 साल ग्रीवेंस उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, वो हम्म, उन्होंने उसको निकाला। और क्यों था पॉसिबल? क्योंकि उनके पास प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस और मिसाइल्स थे जो कि ये चीज कर सकते थे। दोनों कंट्रीज के पास ड्रोन्स हैं, दोनों कंट्रीज के पास सेमी ऑटोनमस ऑटोनमस ड्रोन्स हैं, दोनों के पास प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस हैं, एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम्स हैं, और आपके पास सिग्निफिकेंट फायर पावर है दोनों के पास। दोनों फोर्थ फिफ्थ जनरेशन इंडिया के पास एयरक्राफ्ट दोनों के पास है, और डिफरेंट टेक्नोलॉजी से दोनों ने इंटीग्रेट किया हुआ था, दोनों कंट्रीज ने। वो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है जो 5 दिनों के अंदर हुआ है, जो कि मोस्ट मॉडर्न वॉरफेयर का एक अक्कासी है बिटवीन टू कंट्रीज। जो रफली, वैसे तो पावर पोटेंशियल में इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा गैप है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू बैटलफील्ड उस एरिया में, तो वो नियर पैरिटी के साथ लड़ते हैं। जब आप नंबर काउंट करते हैं तो वो बड़ा बिग अमाउंट लगता है, लेकिन आप इंडिया को देखें ना, उनका इतना बड़ी स्पेस है, चाइना बॉर्डर भी है, पाकिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर है, अफगान बॉर्डर भी है, तो आपके पास दोनों के पास एक दूसरे को एंगेज करने के लिए लिमिटेशंस है ना, क्योंकि आपने दोनों बॉर्डर देखने हैं। तो जब आप क्लैश में एक जगह पे आते हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन इस दफा हुआ है वो न्यूक्लियर एज में अनप्रेसिडेंटेड है बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म पावर्स। ऐसा कभी हुआ नहीं। और और सर ये बोरो किया गया है रिसेंट वॉर से, अजरबैजान की और अर्मीनिया आर्मीनिया वॉर के है। आप रशिया की वो वॉर देखें। अब हम्म, ये जो ऑनगोइंग वॉर दुनिया में चल रही है मिडल ईस्ट के अंदर, इसराइल मोनोपोली है उसकी ना, वन साइडेड वॉर है जो वो हम्म, चढ़ाई की। उसमें एक साइड बहुत कमजोर है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया में 5 दिन की लड़ाई हुई, तो आपके ख्याल में क्या 5 दिन का तो टेस्ट मैच होता है, वो भी अक्सर ड्रॉ हो जाता है, तो ये मैच भी ड्रॉ हुआ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, या किसी एक साइड का दावा दुरुस्त है कि उन्होंने उनका अपर हैंड था? अगर आप क्रिकेट की एनालॉजी से बात करें तो नोबडी वन द मैच, नो, बोथ साइड्स लॉस्ट इन माय व्यू। They अच्छा lost credibility of responsible nuclear powers to behave this way, both diplomatically as well as militarily. And and uh, मतलब आपने एक सब कन्वेंशन को कन्वेंशनल मोड में डाला, जो कि इंडिया की स्ट्रेटजी रही है, और उसको नतीजा ये हुआ कि जो मर्जी इंडिया क्लेम कर ले। अब दोनों कंट्रीज ने अपने अपने पब्लिक को एक नैरेटिव दिया है कि जी हम जीत गए। हम्म, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है यार, आप भी जीत गए, आप भी जीत गए, बात खत्म हो गई है। तो अगर या आप भी जीत गए, आप भी जीत गए, और आप भी हार गए, आप भी हार गए, चलो विच एवर वे। लेकिन एक बात तो है, और ये बात मैं अपने अपने तौर पे कह रहा हूँ, कि अगर आउटसाइड इंटरवेंशन ना होती तो ये क्राइसिस एक रात और अगर बढ़ जानी थी तो कंट्रोल से बाहर हो जानी थी। अच्छा जी हाँ, आपको इस बात को सोचना चाहिए कि क्या होते होते रह गया है। और ये यकीन करें कि ये दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज के पास है जिनके पास रफली इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है। नहीं नहीं, आप कहीं 250 से 200 वेपन्स के दरमियान बैठे हुए हैं, हम्म, और डिफरेंट 10 डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर बैठे हुए हैं, जिसमें एयर लैंड सी तीनों है। ये कोई मजाक की बात नहीं, ये बहुत सीरियस मामला था जिस जिस तरीके से ये एस्केलेट करना शुरू हो गए थे। तो कैपेसिटी तो दोनों ने शो कर दी है कि उनके पास क्या कैपेसिटी है।
अगर आप ये समझना चाहें कि इसका मतलब है किसने कौन सा ऑब्जेक्टिव हासिल किया है, मेरा ख्याल से कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया है। हो सकता है इंडिया ये कहे कि जी हमने इमीडिएट तो अपने लोगों को गुस्सा करने के लिए हमने टारगेट करके वहाँ बंदे मार दिए पाकिस्तान के, वो इमीडिएटली तो वो कह सकते हैं बात को, लेकिन क्या टेरर प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दिया है कि उन्होंने और कॉम्प्लिकेट कर दिया अपने लिए आगे? क्या उनका प्रॉब्लम हल हो गया है इससे? अब उन्होंने और गम और गुस्सा और क्रिएट कर दिया उसके अंदर। क्या इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम हल हो गया है इससे? पाकिस्तान एज अ स्मॉलर कंट्री तो अपने आप को क्लेम कर सकता है ना कि जी हमने आपको बेफिटिंग जवाब दिया, जिसमें आपकी जो प्राइड ऑफ द एयरफोर्स था उसको हमने गिराया, जो आज तक इंडिया एडमिट नहीं कर रहा। और पाकिस्तान ने नहीं अपने लोगों को ये नहीं बताया कि उनके जो बेसिस के ऊपर हिट हुआ है उस पर कितना नुकसान हुआ है। मेरा अपना ये व्यू है कि हमें भी बताएं कि वो जो 31-40 लोग शहीद हुए हैं मस्जिदों में, बच्चे मदरसे, वो कौन लोग हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है। अब हम, अगर आप यहाँ बाहर बैठे हो तो आप देख रहे हैं इंडिया क्लेम कर रहा है कि जी उन्होंने तो जी मतलब वो एलईटी के इतने लोग मार दिए जो कि पता नहीं उसमें थे, या जैश ए मोहम्मद की वो अजहर साहब की फैमिली मार दी। हमें नहीं मालूम है, कोई वेरिफिकेशन तो हमें हुई नहीं है, और होनी चाहिए क्योंकि वो सिटीजन है पाकिस्तान के। अगर वो इन्वॉल्व थे तो आपको और मुझे पता होना चाहिए कि वो वाकई क्या ट्रूथ है क्या नहीं है। यकीनन बच्चे और ये इनोसेंट लोग जो हैं वहाँ पे हुए, इसी तरह इंडिया भी नहीं बता रहा। तो असल में हो ये रहा है कि आप अपनी कामयाबी को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और अपने नुकसान को छुपा रहे हैं, दोनों कंट्रीज। तो इन हालात के अंदर आप कहें कि जी मैच ड्रॉ हुआ है कि कौन मैच जीता है, तो बड़ा मैं इस विक्ट्री और डिफीट के कॉन्सेप्ट से थोड़ा इख्तलाफ रखता हूँ। ऐसे क्राइसिस के अंदर नो वन विन्स एक्चुअली। आप लेसन्स ड्रॉ करते हैं कि जी मैं कहाँ पर कमज़ोर था, कहाँ पे था, एंड देन यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्राइसिस। चंद सालों के बाद ये फिर होगा, फिर आप कहेंगे कि जी मैंने किस तरह कहाँ से पाकिस्तान ने डिफेंस किया, इंडिया क्या है जी मेरा डिफेंस है। इसका मतलब है आगे क्या होगा, आर्म्स रेस होगी। आपने देखा कि कहाँ पर आपकी वल्नरेबिलिटी थी, कहाँ से ब्राह्मोस मिसाइल आके हमें लगाए, उसके अगेंस्ट शील्ड किस तरीके से होनी चाहिए, मैं उसको काउंटर किस तरीके से करूंगा। क्या S-400 इंडिया का काम हुआ था कि नहीं हुआ था, पेनिट्रेट हुआ था कि नहीं हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ है कि नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन के अंदर लगी हुई है। इसलिए मैं क्लियर कट बात आपसे नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो हम ऑथेंटिकेट करके इस वक्त कह सकते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से मैं देख रहा हूँ, उनको इस बड़ा बड़ा शौक लगा है कि जिस तरीके से चाइनीज JC-10 और कॉम्बिनेशन ऑफ चाइनीज सैटेलाइट स्पेस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉम्बिनेशन रडार सिस्टम कंबाइन करके जिस तरीके से ब्लाइंड करके एक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो प्राइड ऑफ इंडिया को जिन्होंने जिस तरह हिट किया है, नंबर को आप छोड़ दें, 2 है 3 है, राफेल कितने गिरे वो आप इंडिया डिनाई कर रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। तो वो एक भी अगर लगाए, दो भी लगे, तो इसका मतलब है कि जी आपने तो उसको एक बिफिटिंग रिस्पांस दे दिया है। वो उस शॉक से नहीं निकल पा रहे हैं और वो डिनाई अपने लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि इनका टेम्पलेट यही है ना कि जी हमने इतना उनको सबक सिखा दिया है, तो इसका मतलब है वोट बैंक हिंदुत्व का बढ़ जाएगा। वो शायद उनको उस लिहाज से कामयाबी हो गई हो। आपके यहाँ एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि नंबर वन ये कि आपने रिस्पॉन्स देके दुनिया को ये बताया कि वी आर नॉट अ वॉक ओवर। ठीक है, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनी कंट्री, बट दिस इज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान विल नॉट बी सबड्यूड और कोर्स्ड। दैट्स नंबर वन। नंबर टू ये था कि इससे पहले पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशन या पाकिस्तान की सोसाइटी और स्टैब्लिश का किस किस्म का झगड़ा चल रहा था, वो जी। अचानक खत्म हो गया। तो इंडिया ने पाकिस्तान को यूनाइट कर दिया, जो कि पहले नहीं था। अब ये बात अलग है कि पाकिस्तान ये यूनिटी किस वक्त तक रहती है, क्योंकि ट्राइबल लोग इस तरह यहाँ कटे यूनाइट हो जाते हैं, जब थ्रेट आती है उसके बाद फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो विल यू गो बैक टू स्क्वायर वन और नॉट? तो टू दैट एक्सटेंट है, लेकिन मेरे व्यू में मेरे अपने पर्सनल व्यू में अ, ऐसे ऐसे मौके पर लोगों को हम्बल होना चाहिए। हमें बोस्टिंग करना चाहिए या इस तरीके से जिंगोइज्म हमें, मुझे नहीं पसंद है। मेरा ख्याल है हम बहुत सोबर सोसाइटी है, और न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज जो होंगे वो सोबराइटी की तरफ जाते हैं। तो अब बेस्ट इसका आंसर ये है कि जी ये दोनों बैठ के कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी करें या कुछ बात करें, ट्राई टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी इन द केस। ये इंडिया को ये रिवर्स करना पड़ेगा, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का है, और ये सारा वक्त बहुत लगेगा इसमें, क्योंकि ट्रस्ट आपका बहुत हद तक, काफ़ी हद तक इसको डैमेज हो चुका है। इसमें कई साल लगेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में
पिछले 6 साल में ही पीस होने के बावजूद जो है वो इतना ट्रस्ट लेवल नहीं था कि दोनों टेबल पे बैठते। तो अब एक और वाक़ये का इज़ाफ़ा हो गया है जिसके बाद मज़ीद दूरियाँ हो गई हैं और उसको वापस नॉर्मलाइज़ करते हुए शायद काफ़ी अरसा लगेगा। मेरे ख़्याल में हमने अच्छे ख़ासे मौज़ूआत को कवर कर लिया है और टाइम भी हमारा जो है वो घंटे से ऊपर हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक़्त दिया और इसी थॉट के साथ जिसको हमने बीच में हमने ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक वक़्त वो भी था कि एक होप थी कि मैच्योरली दोनों कंट्रीज़ टेबल पे बैठ के अपने मसाइल हल करेंगी। तो विद दिस होप कि शायद वो मौका वापस आए और ये आर्म्स रेस से जो है वो हम बाहर निकल सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।